जूनियर एनटीआर, जिन्हें उनके फैंस प्यार से मैन ऑफ द मासेस कहते हैं, 6 साल बाद एक बार फिर सोलो लीड के रूप में लौट रहे हैं। इस बार उन्होंने निर्देशक कोराटाला शिवा की फिल्म देवरा, जो अब 2 भागों में बनेगी, को चुना हो। भाग्यवो इसका एक पूरी पीढ़ी पर प्रभाव है। भय इस फिल्म की सबसे मजबूत भावना है, लेकिन इसे एक संगठित स्क्रिप्ट में कैसे बदला गया है, आइए जानते हैं। कहानी 1996 में सेट है, जहां एक पुलिस अधिकारी अजय और उनकी टीम अपराधियों दया और यथी की तलाश में है। उनकी जांच उन्हें सिंगप्पा प्रकाश राज तक ले जाती है, जो एर्रासमुद्रम रेड सी में रहते हैं, और देवरा एनटीआर और भैरा सैफ अली खान की कहानी सुनाते हैं। 1997 दशक में करते हुए देवरा एक न्यायप्रिय व्यापी हो, जो किसी की जान लेने से पहले 2 बार सोचते हैं, जबकि भैरा निर्दयी हैं और बिना हिचकिचाहट के मार डालते हैं। देवरा एक समूह के नेता हैं जो कार्गो जहाजों को लूटते हैं। उनके अनुबंध मुरली शर्मा से आते हैं। एक असाइनमेंट के दौरान देवरा को एहसास होता है कि वह एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कई निर्दोष लोगों की जान लेता है। जब वह लूटपाट बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो उन्हें भैरा और कुंजरा कलयारासन से विरोध का सामना करना पड़ता है। हालांकि रायप्पा श्रीकांत देवरा का साथ देते हैं, लेकिन जल्द ही भैरा और कुंजरा द्वारा ब्लैकमेल कर दिए जाते हैं। देवरा और भैरा के बीच क्या होता है और उनकी प्रतिद्वंद्विता कैसे खुलती है, यही कहानी का बाकी हिस्सा है। निर्देशक कोराटाला शिवा बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्म आचार्य के बाद वापसी कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें देवरा पर लगा दी हैं। और जैसे ही हम देवना की दुनिया में देवरा की दुनिया में प्रवेश करते हैं, हमें पता चलता है क्यों ये भव्य दृश्य रूप से आश्चर्यजनक और एक मजबूत भावना भय पर आधारित है। फिल्म भय के इर्द गिर्द घूमती है। देवरा निडर है, जबकि उनका बेटा वारा भयभीत है। देवरा की दुनिया विपरीत भावनाओं से भरी है। हालांकि कागज पर यह एक दिलचस्प प्लॉट बनाता है। कोराटाला शिवा ने एक पूर्वानुमेय कहानी पर टिके रहे, जो दर्शकों को भावनात्मक क्षणों में डूबने नहीं देती। देवरा पार्ट 1 में 2 घंटे और 57 मिनट के लंबे रन टाइम में बहुत कुछ हो रहा है। ये एर्रासमुद्रम और उसके लोगों सारगाम्बो से संबंधित को दिखाता है, जो हथियारों को भगवान मानते हैं। हमें एक बैक स्टोरी मिलती है जो देवरा और भैरा के बीच के संबंध और प्रतिद्वंद्विता में प्रगति करती है। जब देवरा निर्वासन में जाते हैं, तो हमें युवा वारा और उनकी भयभीत मानसिकता मिलती है। यही नहीं, हमें थंगम जानवी कपूर और वारा के बीच एक उबाऊ और एक तरफा रोमांटिक ट्रैक भी प्रस्तुत किया गया है। वारा के छिपे हुए मकसद से लेकर क्लाइमैक्स में महाकाव्य संघर्ष तक फिल्म कहानी में बहुत कुछ पैक करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि चुने हुए उच्च बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करे। बहुत ज्यादा हमें देवरा और वारा के कुछ मास मोमेंट्स मिलते हैं, जो जोरदार तालियों और प्रशंसा की गारंटी देते हैं। हालांकि ये फिल्म का भावनात्मक पहलू है जो आपका ध्यान खींचने में विफल रहता है। दृश्य रूप से देवरा आश्चर्यजनक, इसके लिए सिनेमेटोग्राफर रत्नवेल को धन्यवाद। सावधानी पूर्वक चुने गए नीले और लाल रंग के टोन पात्रों के मूड और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। देवरा की एक और मजबूत संपत्ति जूनियर एनटीआर का प्रदर्शन है। पिता और पुत्र दोनों की भूमिका निभाते हुए जूनियर एनटीआर देवरा की दुनिया में ऊंचे खड़े हैं। सैफ अली खान भी जूनियर एनटीआर की उपस्थिति से मेल खाते हैं और एक क्रूर विलन के रूप में एक विश्वसनीय चित्रण देते हैं। हालांकि जाह्नवी कपूर का देवरा में केवल एक कैमियो है। उनका किरदार देवरा में कोई खास मूल्य नहीं जोड़ता। उम्मीद है कि वो दूसरे भाग में अपनी क्षमता साबित कर पाएंगी। सहायक पात्र, जिनमें प्रकाश राज, अजय और मुरली शर्मा शामिल हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नाटकीय क्षणों को ऊंचा करता है, लेकिन गाने फिल्म में स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। देवरा पार्ट 1 एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है, जैसे इसे इस राजामौली की बाहुबली ने किया था। लेकिन ये भी एक फिल्म है जो आपको ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या सभी महत्वाकांक्षी फिल्मों को 2 भागों की आवश्यकता होती है।
एक्स पर लेते हुए जूनियर एनटीआर ने देवरा के निर्माताओं को फिल्म की रिलीज पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया। आपकी अविश्वसनीय प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हूँ। कोराटाला शिवा गारू, देवरा को इतनी आकर्षक ड्रामा और भावनात्मक अनुभव के साथ देखने के लिए धन्यवाद। मेरे भाई गणेरोध ऑफिशियल, आपका संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इस दुनिया को जीवंत बना दिया। मेरे निर्माताओं हरिकृष्ण कतावमजन कोसाराजू गारू और सुधाकर मिक्किलेनेनी गारू को विशेष धन्यवाद, जो सबसे मजबूत स्तंभ रहे। कंड्रानावलुडॉप सर, नी सबसिरल सर, अंग श्रीकार प्रसाद सर और हर तकनीशियन को उनके अद्भुत काम के लिए बहुत आभार। मेरे फैंस के लिए, देवरा के लिए आपके उत्सव को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके प्यार के लिए हमेशा फानी रहूँगा। मुझे खुशी है कि आप इसे उतना ही आनंद ले रहे हैं जितना मैंने किया। मैंने कहा आप सभी का मनोरंजन कर रहने का वादा करता हूँ। जूनियर एनटीआर की फिल्म बहुत मजबूत शुरुआत करती है, केवल एक विस्तारित डाउनवर्ड स्लाइड का सामना करने के लिए, जिसे अंततः एक ट्यूली फिनाले द्वारा बचाया जाखी, जो समान भागों में आकर्षक और विचित्र है। निर्देशक कोराटाला शिवा जानते हैं कि अपने नायकों को कैसे ऊंचा उठाना है। अपने फिल्मोग्राफी के दौरान उन्होंने उन्हें सितारे, सुपरस्टार और यहाँ तक कि डेमीगॉड्स बना दिया है। देवरा में वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और अपने नायक को पौराणिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यह मदद करता है कि ये जूनियर एनटीआर हैं जो शीर्षक भूमिका निभाते हैं, और उनका शांत स्वभाव पूरी तरह से उग्र अवतार को बढ़ाता है। हमें एक ऐसा नायक देता है जो सिर्फ काल्पनिक नहीं है, वो है एक मिथक है। शिवा 2 फिल्मों के माध्यम से मिथक को स्पष्ट करते हैं, न कि केवल एक के माध्यम से। और यही वो जगह है जहां फिल्म मूल रूप से एक नमकीन क्रैकर की तरह टुकड़ती। देवरा को दूसरे भाग के कमजोर आधे हिस्से के जिज्ञासु मामले का बोझ उठाना पड़ता है। शिवा हमें लोगों, उनके विश्वासों, इतिहास और भविष्य से परिचित कराने में समय लेते हैं, और देवरा की एक आकर्षक खूनी लाल तस्वीर पेंट करते हैं। ये एक शानदार निर्माण है जो उनके पागलपन को एक विधि देता है, और क्यों देवरा इन खूनी पुरुषों के बीच एक भगवान है। हमें पहाड़ों के बीच एक मछली पकड़ने वाले गांव से परिचित कराया जाता है, जहां लगभग गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा सेटअप है, जिसमें 4 अलग अलग कबीले सामंजस्यपूर्ण रूप से रहते हैं, फिर भी नाराजगी से भरे हुए हैं। उनके पास ये तय करने का लगभग ब्लैक पैंथर जैसा तरीका है कि हर साल हथियारों से भरे सिंहासन का रोलिंग ट्रॉफी कौन प्राप्त करता है। इसके विपरीत फिल्म का दूसरा भाग असंगत लगता है, और कॉमेडी और रोमांस को शामिल करने के निर्माताओं के निर्णय के साथ कथा में दरारें और भी चौड़ी हो जाती है, जिसे एक किरकिरी एक्शन ड्रामा के रूप में स्थापित किया गया था। फिल्म 2 जूनियर एनटीआर, डीआर देवरा और उनके बेटे वारा के इर्द गिर्द घूमती है, और देवरा की शुरुआत एक प्रोलॉग से होती है, जिसमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट, अंडरवर्ल्ड के 2 महत्वपूर्ण सदस्य जो छिपे हुए हैं, और भारत की छवि को धूमिल करने के लिए एक आतंकवादी गतिविधि की योजना शामिल है। निर्देशक शिवा को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने इन संभावित विरोधियों की पहचान पार्ट 2 के लिए नहीं बताई। उम्मीद है कि वे एक बड़ा हिस्सा निभाएंगे, क्योंकि यही कारण है कि देवरा चोरी और ठगी की जिंदगी से हटकर देश के जिम्मेदार नागरिक बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नारायण और कोस्ट गार्ड के साथ का पूरा हिस्सा देवरा के साथ खूबसूरती से पकड़ता है, जो अपनी विरासत का फैसला करने और सार्वजनिक धारणा से बोझिल न होने के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवरा की दुनिया को इन अंडरवर्ल्ड सदस्यों की जरूरत है, क्योंकि पार्ट 1 एक ठोस विलन की कमी से ग्रस्त है। सैफ अली खान का बहरा खतरनाक दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उसे छोटा कर दिया जाता है। उनका प्रदर्शन और उपस्थिति आधा काम करती है, लेकिन लेखन कमजोर पड़ जाता है। यही हाल जाह्नवी कपूर का भी है, जो अपने बड़े साउथ सिनेमा डेब्यू में एक पूरी तरह से उबाऊ रोमांस एंगल का हिस्सा है, जो कहानी में कुछ भी नहीं जोड़ता। एक यादृच्छिक परिचय जो उन्हें ग्लैमरस दिखाने का बहाना है, एक गाना जो उन्हें और भी ग्लैमरस दिखाने का बहाना है, 2 कॉमेडी सीन जो इन बहानों की ओर ले जाते हैं, और फिर थंगम गायब हो जाती है।
थंगम के बचपन के संस्करण का लेखन बहुत अधिक जीवंत और प्रतिबद्ध था, जो कि थंगम के वर्तमान संस्करण में नहीं है। इस सब को एक साथ बांधने का काम अनिरुद्ध रविचंद्र का मासी बैकग्राउंड न करवानी सो, जो देवरा की पहले से ही विशिष्ट दुनिया में एक अनूठी परत जोड़ता है। ये वही दुनिया है जो फिल्म का केंद्र है, क्योंकि निर्माता अपनी विचित्र दृष्टि में बहुत अधिक विश्वास दिखाते हैं। हाँ, नायक पानी से बाहर कूदता है जैसे उसके पैर जेटस्की से जुड़े के, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक दृश्य है जहां नायक पानी से बाहर कूदता है जैसे उसके पैर जेटस्की से जुड़े हों, लेकिन इस बार उसने एक शार्क को लासो किया है और उसे जेटस्की के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लेखन में ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन डिजाइन, साबू सिरल और दृश्य ऋत्रक नोवेल में भी इतनी अधिक विश्वास है कि उग्र पानी में विस्तारित दृश्य कभी भी वर्णन के विस्तारित दृश्य कभी भी असंगत महसूस नहीं होते। ईमानदारी से कहूँ तो फिल्मों को 2 भागों में विभाजित करना एक दुर्लभता होनी चाहिए और हर दूसरी फिल्म में एक सामान्य घटना नहीं। ये फिल्म निर्माता को ढील देने के लिए मजबूर करता है और अनिवार्य रूप से ये दर्शकों को रनटाइम के विस्तारित हिस्सों के लिए असंबद्ध रखता है। पहले सीक्वल क्रेज के चरम पर फिल्में एक क्लिफहैंगर के साथ समाप्त होती थी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर पहला भाग हिट हो जाए तो संभावित दूसरे भाग के लिए दरवाजे बंद न हो। तो एक प्रकार का एपिलॉग होता है जो एक सीक्वल को छेड़ता है। अधिकतर ये फिल्में कभी नहीं बनती। हालांकि द्वंद्व क्रेज के साथ पहली फिल्म अनिवार्य रूप से केवल दूसरे भाग के लिए एक निर्माण के रूप में कार्य करती है, और कई बार हमें पार्ट 2 के लिए 3 घंटे के ट्रेलर के माध्यम से बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि देवरा पूरी तरह से उस रास्ते पर नहीं जाती। ये उस रास्ते पर काफी देर तक भटकती है, जिससे ये एक भटकाव भरी गड़बड़ी बन जाती है। हालांकि फिल्म की डाउनवर्ड स्लाइड को एक खूनी फिनाले द्वारा बचाया जाता है, जो भारतीय सिनेमा इतिहास में एक 2 भाग वाली फिल्म द्वारा पूछे गए सबसे बड़े सवाल का पुनः फ्रेम सल्का पिक्चर सब बड़े साथ समाप्त होता है। भले ही उत्तर का वादा पर्याप्त आकर्षक न हो, मैं फिर भी सीक्वल के लिए वापस आऊंगा, क्योंकि यही सुपरस्टार फिल्मों के बारे में है। ये लोगों को सीटों पर बिठाता है, चाहे कुछ भी हो। और उस मोर्चे पर जूनियर NTR, जो 6 साल बाद एकल नायक के रूप में बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक के रूप में अपनी साख को फिर से स्थापित करते हैं। देव आभा वास्तव में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल के साथ खत्म हुई फिल्म बाहुबली द बिगनिंग ने अपने अगले बड़े भाग को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी थी। अब 2 भागों में बनी देवरा पार्ट 1 में भी कुछ ऐसा ही क्लाइमेक्स रखने की कोशिश की गई है। आखिर बेटे ने अपने पिता को क्यों मिटा को, लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते देवरा के लेखक और निर्देशक कोराटाला शिवा की कहानी थोड़ी लड़खड़ा जाती है। फिल्म में तस्कर मुर्गा मुरली शर्मा अवैध हथियारों की तस्करी समुद्र के जरिए करता है। लाल समुद्र के लोग मोटी रकम के बदले उसके लिए काम करते हैं। समुद्र तट का किनारे बसे 4 गांव को लाल समुद्र कहा जाता है। पुलिस कर्मियों की मुलाकात सिंहप्पा प्रकाश राज से होती है, जो बताते हैं कि गांव वासियों ने ये काम बंद कर दिया है। इसके पीछे देवरा जूनियर NTR का हाथ है। गांव के एक बच्चे की गोली से हत्या के बाद देवरा को गहरा आघात पहुंचता है। कहानी 1947 के दौर में सेट है। शुरुआत मुंबई में शीर्ष पुलिसकर्मियों, गृह मंत्री और रॉ मुखिया की बैठक के साथ होती है। देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि गैंगस्टर भाइयों दया और येती कुछ बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गांव रत्नागिरी पहुंचती है। देवरा मुर्गा की बाकी लोगों को भी ये काम करने से रोक देता है। ये बात दूसरे गांव के मुखिया भैरा सैफ अली खान को रास नहीं आती। तिलमिलाया भैरा देवरा को मारने की साजिश रचता है, लेकिन दांव उल्टा पड़ता है। इसके बाद समुद्र में अपना खौफ बनाए रखने के लिए देवरा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। भैरा का मिशन देवरा को मारना है, जबकि देवरा का बेटा वरा जूनियर NTR जवान हो चुका है, लेकिन वो पिता जैसा नहीं है। बाद में उसकी सच्चाई सामने आती है।
मूल रूप से तेलुगु में बनी ये फिल्म हिंदी डब होकर प्रदर्शित हुई है। निर्देशक कोराटाला शिवा द्वारा लिखी कहानी और पटकथा का केंद्र बिंदु देवरा ही है। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और इमोशन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन भैरा, वरा, रायप्पा और मुर्गा के पात्रों को बेहतर तरीके से गढ़ने की आवश्यकता थी। फिल्म का पहला हिस्सा देवरा की ताकत, साहस और पराक्रम को स्थापित करने में ही व्यतीत हो गया है। फिल्म में देवरा की डॉल्फिन मछली की तरह पानी से निकलते हुए एंट्री रोमांचक है। चूंकि फिल्म गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां पर शस्त्रों को गांववासी अपना भगवान मानते हैं, तो जूनियर एनटीआर को खास तौर पर डिजाइन किए गए हथियारों से एक्शन और डांस करने का भरपूर मौका मिला है। एक्शन करते हुए वो जंजते हो, बीच की लड़ाई भी रोमांचक है। हालांकि उस दौरान औरतों और बच्चों को वहां से क्यों हटा दिया जाता है, यह समझ से परे है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी नहीं जिसे महिलाएं देखने में सक्षम नहीं। इंटरवल के बाद कहानी लेखन स्तर पर लड़खड़ाती है। कुछ दृश्य जबरन खींचे हुए लगते हैं। वरा और थंगा जानफानवी कपूर के बीच गाना अनावश्यक लगता है। देवरा की तुलना में वरा का पात्र उतना उभर नहीं पाता और न ही उतना प्रभावशाली बन पाया है। फिल्म में 4 गांव के 4 मुखिया हैं, लेकिन सिर्फ देवरा और भैरा पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। ये पहलू भी खटकता है। कहानी साउथ जाती है, लेकिन हिंदी के संवादों में स्थानीयता का अभाव खटकता है। फिल्म की शुरुआत गैंगस्टर को ढूंढने से होती है, लेकिन वो पहलू कहानी में कहीं गुम हो गया है। फिल्म आरआरआर की रिलीज के करीब 2 साल बाद देवरा में एक्शन अवतार में नजर आने आए जूनियर एनटीआर यहाँ पर पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में है। देवरा की भूमिका में जूनियर एनटीआर जंजते हैं, लेकिन वरा की भूमिका में वह उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। इसकी एक वजह कमजोर लिखावट है। सैफ अली खान और जानवी कपूर ने देवरा से दक्षिण भारतीय फिल्म में पार पदार्पण किया है। सैफ भैरा के पात्र में जंजते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय पात्र होने का एहसास कहीं नहीं होता। जानवी कपूर यहाँ पर महज एक कामुकता भरे गाने और गिने चुने सीन के लिए हैं। सहयोगी भूमिका में आए श्रीकांत, मुरली शर्मा, अभिमन्यु सिंह और जरीना वहां अपने पात्र के साथ न्याय करते हैं। इनके किरदारों को थोड़ा और विकसित करने की आवश्यकता थी। फिल्म के कुछ विजुअल बेहद शानदार हैं, जिसका श्रेय सिनेमेटोग्राफर रत्नवेलु को जाता है। फिल्म के गीत संगीत थिरकाने के लिए हैं। देवरा के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद कई सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं। उसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, जो अगले साल रिलीज होगा। तेलुगु सिनेमा में भगवानों के किरदार निभाकर दुनिया भर में लोकप्रिय हुए अभिनेता नंदमूरी तारक रामाराव एनटीआर के पोते जूनियर एनटीआर 21वीं सदी में देवरा बनने की कोशिश में हैं। 6 साल हो गए हैं उन्हें बड़े पर्दे पर कोई सोलो फिल्म किए हुए। बाल कलाकार के रूप में बनी जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और रामायणम के बाद कोई 33 साल पहले जूनियर एनटीआर ने एक डबल रोल वाली फिल्म नानी चुड़ाल नीत से ही बतौर हीरो डेब्यू किया था। फिल्म जयदेवरा पार्ट 1 में वह डबल रोल में, चूंकि इसका पोस्टर ही इसकी मुनादी कर चुका है, तो इसकी चर्चा करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल रोल वाली ये कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की 5वीं फिल्म है। बीच में एक फिल्म निर्देशक बने कोरटाला शिवा की 2 साल पहले आई चिरंजीवी और रामचरण अभिनीत फ्लॉप फिल्म आचार्य के बाद ये अगली फिल्म है। फिल्म को लेकर तेलुगु सिनेमा में जूनियर एनटीआर के दिवसाने रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी उत्साहजनक रही है। फिल्म की कहानी बहुत खास नहीं है। बंदरगाहों की तरफ जाने वाले पानी के जहाज समंदर के जिस रास्ते से गुजरते हैं, वहां तट पर स्थित एक पहाड़ पर बसे 4 गांवों की यह कहानी है। हर गांव एक अलग कला में निपुण रहा है। पहले वो इलाके के राजा की रक्षा करते थे, फिर अंग्रेजों को भागने के बाद जनने पाए कि लोग समंदर से निकलने वाले जहाजों से तस्करी का माल निकालने लगे। ये कहानी इन समुद्री लुटेरों, उनके परिवारों और इन गांवों की आपसी सियासत की है। पुलिस की मदद से चलने वाले अवैध हथियारों की तस्करी वाले एक गिरोह की मदद करते करते देवरा को एक दिन समझ आता है कि जिन हथियारों की तस्करी में वो मदद करता रहा, वे हथियार ही उसके गांव का सुख लूट रहे हैं। उसको अक्ल आती है, लेकिन उसके साथियों को नहीं। इस विरोधी गुट का लीडर भैरा है। देवरा और भैरा की दुश्मनी बढ़ती है। देवरा को मारने की योजना बनती है।
सबको मारने के बाद एक दिन देवरा लापता हो जाता है। उसका बेटा वरा इंटरवल के बाद की कहानी आगे बढ़ाता है। झलक दिखाने भर को उसकी प्रेमिका थंगम भी है। कहानी आज के समय से शुरू होती है, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एक खास दस्ते को घोषित आतंकवादी को पकड़ने की मुहिम शुरू करती है। फिल्म देवरा पार्ट 1 अपनी सीक्वल के लिए गुंजाइश छोड़कर खत्म नहीं पाती है, लेकिन जैसी यह 90 मिनट की 70 मिनट की फिल्म बनी है, उसे देखकर लगता नहीं कि इसे देखने वालों को इसके सीक्वल को देखने में बहुत दिलचस्पी बनी रहेगी। जैसे प्रभास को राजामौली के साथ काम करने के साथ का उतारना पड़ा, वैसा ही कुछ यहाँ जूनियर एनटीआर के साथ होता दिख रहा है। एक बार पर्दे पर नजर आने के बाद डबल रोल में होने के चलते फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वह मौजूद हैं और उनका यह ओवरडोज फिल्म पर बहुत भारी है। साउथ सिनेमा के लिए जूनियर एनटीआर की कदकाठी ठीक लगती होगी, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शक यह फिल्म उनका करिश्मा देखने ही आए, जो फिल्म में कहीं इसके निर्देशक कोरटाला शिवा दिखा नहीं पाए। फिल्म देखते समय दर्शक हर सीन के पहले ही बताते रहते हैं कि अब यह होने वाला है, और फिल्म भी दर्शकों की इन टीका टिप्पणियों के साथ ही डूबती उतराती चलती है। सैफ अली खान का किरदार बहुत ही ज्यादा कमजोर लिखा गया है। विलेन जैसा कुछ उनके फिल्म में कराया ही नहीं गया कि वो कोई आतंक बने। मुरली शर्मा और मेकिहारा ही नहीं गया कि वो कोई आतंक बने। मुरली शर्मा और अभिमन्यु सिंह अपने अपने खांचे वाले किरदार करते नजर आते हैं। प्रकाश राज को कोरटाला शिवा ने फिल्म का सूत्रधार बना दिया है। वह कहानी सुनाते चलते हैं और पकयानी सुनागे चलती आती है। और हाँ, फिल्म में जाह्नवी कपूर भी हैं। एक नहाने के सीन, एक गाने और 2-3 हंसी मजाक वाले सीन के लिए उससे ज्यादा उनसे इस तरह की फिल्मों में किसी को कोई उम्मीद भी नहीं रही होगी। यहाँ ध्यान यह रखना है कि यहाँ निर्णय जानवू के पास श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट और रश्मिका मंदाना के मना करने के बाद आया है। फिल्म देवरा पार्ट 1 मात खाती है अपनी कहानी, अपनी पटकथा और अपने संवादों से। फिल्म की कहानी घिसी पिटी, पटकथा बहुत कमजोर और संवादों में बनावटीपन झलकता है। निर्देशक कोरटाला शिवा इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। न उनकी कहानी में नयापन है और न ही निर्देशन में। एस राजामौली से बुरी तरह प्रभावित दिखने वाले कोरटाला शिवा ने जूनियर एनटीआर को कैसा बाहुबली बनाने की कोशिश करके ही बड़ी गलती कर दी है। शार्क की नकेल कसने वाले शॉट थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। ये भारत में ही हो सकता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले शॉट्स में पर्दे पर CGI भी लिखना पड़ता है। कॉमेडी के 1-2 सीन भी ठीक ठाक है, लेकिन बाकी समय फिल्म बहुत बोर करती चलती है। कोरटाला शिवा के अपने निर्देशन में पूरी तरह चूक जाने का ये नतीजा है कि फिल्म देवरा पार्ट 1 में साबू सिरिल जैसे दिग्गज कला निर्देशक, ए श्रीकर प्रसाद जैसे काबिल संपादक, आर रत्नावेलु जैसे कल्पनाशील सिनेमेटोग्राफर और अनिरुद्ध रविचंद्र जैसे लोकप्रिय संगीतकार सब मिलकर भी कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाए गण, जिससे देखकर सिनेमाघरों में दर्शकों के मुंह से वार निकल जाए। फिल्म देवरा पार्ट 1 कुछ बाहुबली वंडा की तर्ज पर खत्म होती है और कटप्पा ने बाहुबली को किरदार रचने की कोशिश करती है, लेकिन इसी फिल्म का वर्तमान बहुत ठीक नहीं है। सीक्वल का भविष्य तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। फिल्म देवरा 2 घंटे 45 मिनट से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन अगर इसमें से जूनियर एनटीआर के हीरो वाले शॉट्स हटा दिए जाएं, तो शायद ये फिल्म आधी रह जाएगी। औसतन हर 3 मिनट में उत्साह हीरो पोज या स्लो मोशन शॉट जरूर है। इससे पहले कि आप इसे नेगेटिवली लें, 1 मिनट रुककर सोचते हैं कि ऑन स्क्रीन हीरो का हीरोइज्म क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जूनियर एनटीआर मास हीरो हैं और उनमें हीरो शब्द को वजन देने वाला हर एक गुण है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हीरो का हीरोइज्म उसके एक्ट और एक्शन में दिखना चाहिए। एक तगड़ा हीरो वही करता दिखना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से सबसे ऑब्वियस लगे, जो संभव हो, मगर कोई और वैसा करने की हिम्मत या इच्छा शक्ति नहीं रखता। जैसे एरर का वो सीन है जिसमें जूनियर एनटीआर जानवरों के साथ अंग्रेजों की छावनी पर हमला करते हैं, लेकिन चूंकि देवरा के साथ
और जूनियर एनटीआर के साथ भी मास अपील है, इसलिए नैतिकता तो करेक्ट रखनी पड़ेगी। भैरा अपने जैसों को साथ लेकर पुराना रूटीन शुरू करने लगता है तो देवरा बाकी 3 गांवों के उन लोगों को भी काट पीट के बराबर करने लगता है जो समंदर में उतरते हैं। अल्टद एक मिथ की तरह समंदर का रक्षक बन जाता है। 12 साल बाद उसका बेटा वारा वारा फिर से जूनियर एनटीआर तथा कथित रूप से एक डरपोक सेरा वनिया बन जाता है और उसे लगता है कि उसके पापा ने अपने पैशन के लिए फैमिली को पीछे छोड़ दिया, जबकि गांव वालों को लगता है कि वारा अपने पापा जैसा बड़ा नाम करेगा, बेटा देवरा का ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई कहाँ ही जानता है कि वारा की कहानी में ट्विस्ट है कहाँ। वारा के साथ ही उसकी बचपन की दोस्त थंगम जाह्नवी कपूर भी जवान हो चुकी है। थंगम की जिंदगी का एक ही मकसद है कि उसे ऐसे वीर से ब्याह करना है जिसे देखते ही उसके तन मन में आग लग जाए। ये बात उसने कम से कम 5 बार तो कही ही है, इसलिए इस मैटर को सीरियस समझा जाए। उसे बचपन से उम्मीद थी कि देवरा के बेटे वारा में ये आग होगी, मगर वो तो फायर नहीं फ्लावर है। फिल्म के सब प्लॉट से लव स्टोरी की उम्मीद थी, लेकिन डायरेक्टर इसमें लव और स्टोरी दोनों डालना भूल गए। मेन ट्विस्ट में खुद उलझ गई फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट देवरा के बेटे वारा के कैरेक्टर आर्क में होना था। उसका डरपोक लड़के से योद्धा हो जाना स्क्रीन पर तैयार कर आना चाहिए था, लेकिन फिल्म की राइटिंग में दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी शून्य हो गई है। कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्में कर चुके जूनियर एनटीआर की शक्तियों का यहाँ गलत इस्तेमाल हो गया है, वरना वो डरपोक वाले रोल में तगड़ा माहौल जमा सकते थे। देवरा में एक्शन सेट पीस जमकर है, लेकिन ये उस तरह का थ्रिल नहीं पैदा कर पाते जैसा कर सकते थे। ये फिल्म अपना पूरा वजन वीएफएक्स की लाठी के सहारे टिकाकर लड़खड़ा जाने का भी शिकार हुई है। एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा ग्राफिक है, इसलिए सिंथेटिक लगते हैं। इनमें वह अपील मिसिंग लगती है कि स्क्रीन पर देखकर आप वाओ बोल बैठे। डायरेक्टर कोरताला शिवा के विजन में दिक्कत नहीं है, उनके एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऊपर से फिल्म में कहीं भी वो इमोशनल ग्रेविटी नहीं दिखती जो एक्शन वाले मोमेंट्स के थ्रिल को ऊपर उठा सके, देवरा को ऊपर उठा सके। देवरा की पेसिंग में दिक्कत यह है कि ये एक ही स्पीड से भागती जा रही है। एक्शन और इमोशन के बीच वो हाई और लो पॉइंट ही नहीं है जो ऑडियंस को थ्रिल महसूस करवा सके। कुल मिलाकर RRR जैसी एपिक के बाद जूनियर एनटीआर को जैसी फॉलो अप फिल्म नहीं मिलनी चाहिए थी। देवरा वो नहीं है। फिल्म अगर चलती है तो इसमें पूरा क्रेडिट सिर्फ जूनियर एनटीआर के स्टारडम का होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में ऐसा कोई थ्रिलिंग आइडिया या नहीं डिलीवर नहीं करती। हालांकि एंड में पार्ट 2 के लिए एक बाहुबली नुमा ट्विस्ट जरूर छोड़ा गया है, मगर डायरेक्टर इसे भी हाइप करने में कमजोर रहे। फिर भी अगर आप जूनियर एनटीआर फैन हैं तो फिल्म को एंजॉय कर लेंगे। साउथ स्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। दर्शक लंबे समय से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म का ट्रेलर और कुछ गाने पहले ही रिलीज हो चुके थे, जिन्हें फैंस ने बहुत पसंद किया। अब 7 सितंबर को देवरा पार्ट 1 सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री कर ली है और कहा जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करने वाली है। देवरा पार्ट 1 ने अपनी एडवांस बुकिंग में ही 15 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए थे और 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। ब्लॉक सीट्स के साथ ये कलेक्शन 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अब देवरा पार्ट डन रिलीज हो चुकी है और फिल्म के ओपनिंग डे के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि जूनियर एनटीआर शानदार ओपनिंग लेने वाले हैं। सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक देवरा पार्ट 1 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। 5 भाषाओं तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज हुई इस फिल्म ने 4 बजे तक भारत में 370 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फाइनल डेटा रात तक आएगा, जिसमें कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। यमी देवरा फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। देवरा पार्ट 1 ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है। कोईमुई की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पहले दिन विदेशों में करीब 45 करोड़ रुपए कमा सकती है। कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की फिल्म वर्ल्ड वाइड 137 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है।
देवरा पार्ट डन न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है। कोई की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पहले दिन विदेशों में करीब 40 करोड़ रुपए कमा सकती है। कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की फिल्म वल्लदाई 33 करोड़ रुपए की ओपनिंग करोड़ बाय की ओपनिंग कर सकती है, या न फर्स्ट डे इन फिल्मों के रिकॉर्ड टूटेंगे। अपनी दमदार ओपनिंग के साथ देवरा पार्ट डन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2024 की कई शानदार फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म अगर 100 करोड़ तो ये थलापति विजय की गोट 11.2 करोड़ और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 करोड़ को पछाड़ सकती है। क्या आप भी इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हैं? देवरा ने कुछ मांगा तो समझो कह दिया, और कह दिया तो देवरा ने। जूनियर एनटीआर का यह डायलॉग दर्शकों के दिलों में गूंज रहा है। उन्होंने एक बार फिर दर्शकों से प्यार मांगा है और उन्हें यकीनन ये प्यार मिलेगा। RRRs के बाद जूनियर एनटीआर ने धमाकेदार वापसी की है। उनके फैंस के लिए ये फिल्म एक जबरदस्त तोहफा है और साउथ में ये फिल्म जरूर धूम मचाएगी। ये कहानी समंदर और समंदर किनारे बसे 4 गांवों की है, जहां के लोग तस्करों के लिए समंदर से उनका माल निकालते हैं। इन्हीं में है देवरा यानी जूनियर एनटीआर और बहरा यानी सैफ अली खान। लेकिन जब देवरा को पता चलता है कि इस सामान में अवैध होकर चलता हथियार है, तो वह सबको ये काम करने से रोकता है और समंदर का रक्षक बन जाता है। लेकिन बहरा को तो ये काम करना है और फिर शुरू होती है एक जंग। इसी जंग की कहानी देखने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। हालांकि अभी यह पार्ट 1 ही है, आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। ये एक मसाला एंटरटेनर है जो जूनियर एनटीआर के फैंस को बहुत पसंद आएगी। फिल्म का एक्शन रॉ और जबरदस्त है। अंडर वाटर सीक्वेंस काफी अच्छे लगते हैं। फर्स्ट हाफ मजेदार है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ रही है और जानी पहचानी सी लगती है। लेकिन सेकेंड हाफ में ये शिकायत भी दूर हो जाती है। ट्विस्ट और टर्न आते हैं और करीब 2 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म कहीं भी बोर नहीं करती। जब जूनियर एनटीआर स्क्रीन पर आते हैं, छा जाते हैं। एनटीआर और सैफ के सीन कमाल के हैं। साउथ की कई फिल्मों की तरह यहाँ भी गांव और गांवों से जुड़ी प्रथाओं को अहमियत दी गई है। कुल मिलाकर ये फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है जिसे एक बार बड़े आराम से देखा जा सकता है। गन एक्टिंग जूनियर एनटीआर छाए हुए हैं। उनका एक्शन जबरदस्त है और वो कमाल के लग रहे हैं। आंखों से ही वो बहुत बार अपनी बात कह जाते हैं। एनटीआर के फैंस को उनका ये अवतार बहुत पसंद आएगा। सैफ अली खान भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसा गेटअप और रोल पहले भी कर चुके हैं और अब उन्हें यह और नहीं करना चाहिए। प्रकाश राज का काम अच्छा है। जाह्नवी कपूर को काफी कम स्क्रीन स्पेस मिला है, लेकिन जितना मिला है उसमें वो अच्छी लगती हैं। उम्मीद है कि सेकंड पार्ट में उनका रोल बड़ा होगा। श्रुति मराठे ने वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम सिनेमा की हर नब्ज़ को पकड़ते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसका थिएटर्स में बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। जी हाँ, जिसमें तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड के दिग्गज सैफ अली खान ने जान डाल दी है। इस धमाकेदार एक्शन ड्रामा को तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया ताकि पूरे भारत में फिल्म के फैंस इसे एंजॉय कर सकें। अब अगर मैं फिल्म देवरा पर अपनी पर्सनल राय दूं तो मुझे ये फिल्म एवरेज दूं। अगर आप इसे देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हैरान कर दे। फिल्म में कोई खास सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म बिल्कुल निराश कर दे। जब ट्रेलर आया था तो बहुत से लोगों को लगा था कि ये फिल्म आचार्य जैसी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट ज़रूर आता है जो किसी के लिए शॉकिंग हो सकता है तो किसी के लिए नहीं। खासकर अगर आपने सोशल मीडिया पर तेलुगु रिव्यू टेस्ट को फॉलो किया है तो शायद आपको पहले से ही इसका अंदाज़ा हो। कुछ महीने पहले एक तेलुगु रिव्यूअर ने इस ट्विस्ट को प्रिडिक्ट किया था और वो वीडियो वायरल हो गया था, जिससे बहुत से लोग पहले ही फिल्म के ट्विस्ट को जान चुके थे। लेकिन अगर आप हिंदी ऑडियंस हैं और तेलुगु रिव्यूअर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये ट्विस्ट ज़रूर शॉक करेगा। इसी वजह से हिंदी दर्शकों के लिए फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट काम कर सकता है। अब अगर बात करें फिल्म के पॉजिटिव्स की तो सबसे बड़ी बात है कि फिल्म का पहला हाफ आपको बांध कर रखता है। हालांकि उसमें भी कुछ खास एक्स्ट्रा फैक्टर्स इसे दिलचस्प बना देता है।
फिल्म में एक शिप पर फाइट सीन है जिसमें जूनियर एनटीआर अपने वादे पर अडिग रहते हैं और उस सीन में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नज़र आती है। इसके अलावा फिल्म का अयोध्या पूजा सॉन्ग भी ज़बरदस्त है। एनटीआर के डांस और सॉन्ग की बीट्स ने थिएटर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अगर आप पहली हाफ की कहानी पर गौर करें तो ये आपको एक बड़ा हुआ ट्रेलर सा लगेगा। जो कुछ ट्रेलर में देखा था वही सब पहले हाफ में भी चलता है। इसमें कोई नई बात या बड़ा सरप्राइज नहीं है। आपको पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, जिससे फिल्म का फर्स्ट हाफ इंगेजिंग होते हुए भी एक्साइटिंग नहीं बन पाता है। अब आते हैं सेकंड हाफ पर। यहीं से फिल्म की असली कमजोरी दिखने लगती है। सेकंड हाफ भी पहले की तरह ही एक्सटेंडेड ट्रेलर सा लगता है जिसमें कहानी धीमी हो जाती है और ट्विस्ट के बावजूद उतना प्रभाव नहीं डालती। और सबसे बड़ी बात, फिल्म जिस पॉइंट पे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर इसे 2 पार्ट्स में बांटा है ताकि दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बढ़ सके, लेकिन ये कोशिश भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। सैफ अली खान के कैरेक्टर की बात करें तो वो इस फिल्म में कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आते हैं। उनके किरदार को ठीक से डेवलप नहीं किया गया और उनका रोल इतना यादगार नहीं बन पाता। वहीं जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एकदम स्ट्रांग है और उनकी एक्टिंग हर सीन में दमदार है। खासकर जब उनके कैरेक्टर में एक इमोशनल चेंज आता है तो वह स्क्रीन पर बहुत ही असरदार नज़र आते हैं। फिल्म का म्यूज़िक भी शानदार है। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है और फिल्म को सपोर्ट करता है। कई सीन्स में म्यूज़िक ने फिल्म को सही मायनों में एलिवेट किया है, लेकिन जहाँ तक राइटिंग की बात है फिल्म उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती जिससे कि इसे एक ब्लॉकबस्टर बना सके। अगर बात करें फिल्म के हाई मोमेंट्स की तो शिप फाइट और शार्क वाला सीन ज़रूर काबिले तारीफ है। एनटीआर के कैरेक्टर में उस समय जो इमोशनल टर्न आता है वह देखने लायक है। अंडर वाटर शार्क सीन में एक्शन भी बेहतरीन है और कंसेप्ट के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो देवरा एक ओके फिल्म है, लेकिन अगर आप एनटीआर के फ़ैन हैं या सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। इस फिल्म में कुछ बड़े ट्विस्ट और अच्छे एक्शन सीन्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओपिनियन फिल्म देवरा पर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपके क्या विचार हैं, कमेंट आप। देवरा और भैरा के बीच क्या होता है और उनकी प्रतिद्वंद्विता कैसे खुलती है, यही कहानी का बाकी हिस्सा है। निर्देशक कोराटाला शिवा बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्म आचार्य के बाद वापसी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें देवरा पर लगा दी हैं। और जैसे ही हम देवना की दुनिया में प्रिंस हम देवरा की दुनिया में प्रवेश करते हैं, हमें पता चलता है क्यों ये भव्य दृश्य रूप से आश्चर्यजनक और एक मजबूत भावना भय पर आधारित है। फिल्म भय के इर्द गिर्द घूमती है। देवरा निडर है जबकि उनका बेटा वारा भयभीत है। देवरा की दुनिया विपरीत भावनाओं से भरी है। हालांकि कागज पर यह एक दिलचस्प प्लॉट बनाता है। कोराटाला शिवा ने एक पूर्वानुमेय कहानी पर टिके रहे जो दर्शकों को भावनात्मक क्षणों में डूबने नहीं देती। देवरा पार्ट 1 में 2 घंटे और 57 मिनट के लंबे रन टाइम में बहुत कुछ हो रहा है। ये एर्रासमुद्रम और उसके लोगों सारगामवो से संबंधित को दिखाता है जो हथियारों को भगवान मानते हैं। हमें एक बैक स्टोरी मिलती है जो देवरा और भैरा के बीच के संबंध और प्रतिद्वंद्विता में प्रगति करती है। जब देवरा निर्वासन में जाते हैं तो हमें युवा वारा और उनकी भयभीत मानसिकता मिलती है। यही नहीं, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नाटकीय क्षणों को ऊंचा करता है, लेकिन गाने फिल्म में स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। देवरा पार्ट 1 एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है, जैसे एस राजामौली की बाहुबली ने किया था। लेकिन ये भी एक फिल्म है जो आपको ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या सभी महत्वाकांक्षी फिल्मों को 2 भागों की आवश्यकता होती है। एक्स पर लेते हुए जूनियर एनटीआर ने देवरा के निर्माताओं को फिल्म की रिलीज पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया। आपकी अविश्वसनीय प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हूँ। कोराटाला शिवा गरु, देवरा को इतनी आकर्षक ड्रामा और भावनात्मक अनुभव के साथ देखने के लिए धन्यवाद। मेरे भाई गणेरोध ऑफिशियल, आपका संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इस दुनिया को जीवंत बना दिया। मेरे निर्माताओं हरिकृष्ण कतावमजम कोसाराजू गरु और सुधाकर मिक्किलेनेनी गरु को विशेष धन्यवाद, जो सबसे मजबूत स्तंभ रहे। कंड्रानावलुडॉप सर, नी सबसिरल सर, अन श्रीकार प्रसाद सर और हर तकनीशियन को उनके अद्भुत काम के लिए बहुत आभार। मेरे फैंस के लिए, देवरा के लिए आपके उत्सव को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके प्यार के लिए हमेशा फानी रहूंगा। मुझे खुशी है कि आप इसे उतना ही आनंद ले रहे हैं जितना मैंने किया। मैंने कहा आप सभी का मनोरंजन कर रहने का वादा करता हूँ। हमें पहाड़ों के बीच एक मछली पकड़ने वाले गांव से परिचित कराया जाता है, जहां लगभग गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा सेटअप है, जिसमें 4 अलग अलग कबीले सामंजस्यपूर्ण रूप से रहते हैं, फिर भी नाराजगी से भरे हुए हैं।
उनके पास ये तय करने का लगभग ब्लैक पैंथर जैसा तरीका है कि हर साल हथियारों से भरे सिंहासन का रोलिंग ट्रॉफी कौन प्राप्त करता है। इसके विपरीत फिल्म का दूसरा भाग असंगत लगता है और कॉमेडी और रोमांस को शामिल करने के निर्माताओं के निर्णय के साथ कथा में दरारें और भी चौड़ी हो जाती है, जिसे एक किरकिरी एक्शन ड्रामा के रूप में स्थापित किया गया था। फिल्म 2 जूनियर एनटीआर, डीआर देवरा और उनके बेटे वारा के इर्द गिर्द घूमती है और देवरा की शुरुआत एक प्रोलॉग से होती है जिसमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट, अंडरवर्ल्ड के 2 महत्वपूर्ण सदस्य जो छिपे हुए हैं और भारत की छवि को धूमिल करने के लिए एक आतंकवादी गतिविधि की योजना शामिल है। निर्देशक शिवा को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने इन संभावित विरोधियों की पहचान पार्ट 2 के लिए नहीं बताई। उम्मीद है कि वे एक बड़ा हिस्सा निभाएंगे, क्योंकि यही कारण है कि देवरा चोरी और ठगी की जिंदगी से हटकर देश के जिम्मेदार नागरिक बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नारायण और कोस्ट गार्ड के साथ का पूरा हिस्सा देवरा के साथ खूबसूरती से पकड़ता है, जो अपनी विरासत का फैसला करने और सार्वजनिक धारणा से बोझिल न होने के बारे में है। एक दृश्य है जहां नायक पानी से बाहर कूदता है जैसे उसके पैर जेटस्की से जुड़े हों, लेकिन इस बार उसने एक शार्क को लासो किया है और उसे जेटस्की के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लेखन में ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन डिजाइन, साबू सिरल और दृश्य ऋत्रक नोवेल में भी इतनी अधिक विश्वास है कि उग्र पानी में विस्तारित दृश्य कभी भी वर्णन के विस्तारित दृश्य कभी भी असंगत महसूस नहीं होते। ईमानदारी से कहूँ तो फिल्मों को 2 भागों में विभाजित करना एक दुर्लभता होनी चाहिए और हर दूसरी फिल्म में एक सामान्य घटना नहीं। ये फिल्म निर्माता को ढील देने के लिए मजबूर करता है और अनिवार्य रूप से ये दर्शकों को रनटाइम के विस्तारित हिस्सों के लिए असंबद्ध रखता है। पहले सीक्वल क्रेज के चरम पर फिल्में एक क्लिफहैंगर के साथ समाप्त होती थी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर पहला भाग हिट हो जाए तो संभावित दूसरे भाग के लिए दरवाजे बंद न हो। तो एक प्रकार का एपिलॉग होता है जो एक सीक्वल को छेड़ता है। अधिकतर ये फिल्में कभी नहीं बनती। हालांकि द्वंद्व क्रेज के साथ पहली फिल्म अनिवार्य रूप से केवल दूसरे भाग के लिए एक निर्माण के रूप में कार्य करती है और कई बार हमें पार्ट 2 के लिए 3 घंटे के ट्रेलर के माध्यम से बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि देवरा पूरी तरह से उस रास्ते पर नहीं जाती। ये उस रास्ते पर काफी देर तक भटकती है, जिससे ये एक भटकाव भरी गड़बड़ी बन जाती है। फिल्म में तस्कर मुर्गा मुरली शर्मा अवैध हथियारों की तस्करी समुद्र के जरिए करता है। लाल समुद्र के लोग मोटी रकम के बदले उसके लिए काम करते हैं। समुद्र तट का किनारे बसे 4 गांव को लाल समुद्र कहा जाता है। पुलिसकर्मियों की मुलाकात सिंहप्पा प्रकाश राज से होती है, जो बताते हैं कि गांव वासियों ने ये काम बंद कर दिया है। इसके पीछे देवरा जूनियर एनटीआर का हाथ है। गांव के एक बच्चे की गोली से हत्या के बाद देवरा को गहरा आघात पहुंचता है। कहानी 1947 के दौर में सेट है। शुरुआत मुंबई में शीर्ष पुलिसकर्मियों, गृह मंत्री और रॉ मुखिया की बैठक के साथ होती है। देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि गैंगस्टर भाइयों दया और येती कुछ बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गांव रत्नागिरी पहुंचती है। देवरा मुर्गा की थी बाकी लोगों को भी ये काम करने से रोक देता है। ये बात दूसरे गांव के मुखिया भैरा सैफ अली खान को रास नहीं आती। तिल मिलाया भैरा देवरा को मारने की साजिश रचता है, लेकिन दांव उल्टा पड़ता है। इसके बाद समुद्र में अपना खौफ बनाए रखने के लिए देवरा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। देवरा की तुलना में वरा का पात्र उतना उभर नहीं पाता और न ही उतना प्रभावशाली बन पाया है। फिल्म में 4 गांव के 4 मुखिया हैं, लेकिन सिर्फ देवरा और भैरा पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। ये पहलू भी खटकता है। कहानी साउथ जाती है, लेकिन हिंदी के संवादों में स्थानीयता का अभाव खटकता है। फिल्म की शुरुआत गैंगस्टर को ढूंढने से होती है, लेकिन वो पहलू कहानी में कहीं गुम हो गया है। फिल्म RRR की रिलीज के करीब 2 साल बाद देवरा में एक्शन अवतार में नजर आने जूनियर एनटीआर यहाँ पर पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में है। देवरा की भूमिका में जूनियर एनटीआर जंसते हैं, लेकिन वरा की भूमिका में वह उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। इसकी एक वजह कमजोर लिखावट है। सैफ अली खान और जानवी कपूर ने देवरा से दक्षिण भारतीय फिल्म में पार पदार्पण किया है। सैफ भैरा के पात्र में जंचते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय पात्र होने का एहसास कहीं नहीं होता। जानवी कपूर यहाँ पर महज एक कामुकता भरे गाने और गिने चुने सीन के लिए हैं। सहयोगी भूमिका में आए श्रीकांत, मुरली शर्मा, अभिमन्यु सिंह और जरीना वहां अपने पात्र के साथ न्याय करते हैं। इनके किरदारों को थोड़ा और विकसित करने की आवश्यकता थी। ये एक मसाला एंटरटेनर है जो जूनियर एनटीआर के फैंस को बहुत पसंद आएगी। फिल्म का एक्शन रॉ और जबरदस्त है। अंडर वाटर सीक्वेंस काफी अच्छे लगते हैं। फर्स्ट हाफ मजेदार है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ रही है और जानी पहचानी सी लगती है। लेकिन सेकेंड हाफ में ये शिकायत भी दूर हो जाती है। ट्विस्ट और टर्न आते हैं और करीब 2 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म कहीं भी बोर नहीं करती।
जब जब जूनियर एनटीआर स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। एनटीआर और सैफ के सीन कमाल के हैं। साउथ की कई फिल्मों की तरह यहाँ भी गांव और गांवों से जुड़ी प्रथाओं को अहमियत दी गई है। कुल मिलाकर ये फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है जिसे एक बार बड़े आराम से देखा जा सकता है। गन एक्टिंग जूनियर एनटीआर छाए हुए हैं, उनका एक्शन जबरदस्त है और वो कमाल के लग रहे हैं। आंखों से ही वो बहुत बार अपनी बात कह जाते हैं। एनटीआर के फैंस को उनका ये अवतार बहुत पसंद आएगा। सैफ अली खान भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसा गेटअप और रोल पहले भी कर चुके हैं और अब उन्हें ये और नहीं करना चाहिए। प्रकाश राज का काम अच्छा है। जाह्नवी कपूर को काफी कम स्क्रीन स्पेस मिला है, लेकिन जितना मिला है उसमें वो अच्छी लगती हैं। उम्मीद है कि सेकंड पार्ट में उनका रोल बड़ा होगा। श्रुति मराठे ने देवरा पार्ट डन न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है। कोई की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पहले दिन विदेशों में करीब 40 करोड़ रुपए कमा सकती है। कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की फिल्म वल्लदाई 33 करोड़ रुपए की ओपनिंग करोड़ बाय की ओपनिंग कर सकती है, या न फर्स्ट डे इन फिल्मों के रिकॉर्ड टूटेंगे। अपनी दमदार ओपनिंग के साथ देवरा पार्ट डन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2024 की कई शानदार फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म अगर 100 करोड़ तो ये थलापति विजय की गोट गेजारी 2 करोड़ और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 करोड़ को पछाड़ सकती है। क्या आप भी इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हैं? कुल मिलाकर RRR जैसी एपिक के बाद जूनियर एनटीआर को जैसी फॉलोअप फिल्म नहीं मिलनी चाहिए थी। देवरा वो नहीं है। फिल्म अगर चलती है तो इसमें पूरा क्रेडिट सिर्फ जूनियर एनटीआर के स्टारडम का होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में स्टारडम का होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में ऐसा कोई थ्रिलिंग आइडिया या नहीं डिलीवर नहीं करती। हालांकि एंड में पार्ट 2 के लिए एक बाहुबली नुमा ट्विस्ट जरूर छोड़ा गया है, मगर डायरेक्टर इसे भी हाइप करने में कमजोर रहे। फिर भी अगर आप जूनियर एनटीआर फैन हैं तो फिल्म को एंजॉय कर लेंगे। साउथ स्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। दर्शक लंबे समय से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म का ट्रेलर और कुछ गाने पहले ही रिलीज हो चुके थे, जिन्हें फैंस ने बहुत पसंद किया। अब 7 सितंबर को देवरा पार्ट 1 सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री कर ली है और कहा जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करने वाली है। लेकिन चूंकि देवरा के साथ और जूनियर एनटीआर के साथ भी मास अपील है, इसलिए नैतिकता तो करेक्ट रखनी पड़ेगी। भैरा अपने जैसों को साथ लेकर पुराना रूटीन शुरू करने लगता है तो देवरा बाकी 3 गांवों के उन लोगों को भी काट पीट के बराबर करने लगता है जो समंदर में उतरते हैं। अल्टत एक मिथ की तरह समंदर का रक्षक बन जाता है। 12 साल बाद उसका बेटा वारा वारा फिर से जूनियर एनटीआर तथा कथित रूप से एक डरपोक सेरा वनिया बन जाता है और उसे लगता है कि उसके पापा ने अपने पैशन के लिए फैमिली को पीछे छोड़ दिया, जबकि गांव वालों को लगता है कि वारा अपने पापा जैसा बड़ा नाम करेगा, बेटा देवरा का ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई कहाँ ही जानता है कि वारा की कहानी में ट्विस्ट है कहाँ। वारा के साथ ही उसकी बचपन की दोस्त थंगम जाह्नवी कपूर भी जवान हो चुकी है। थंगम की जिंदगी का एक ही मकसद है कि उसे ऐसे वीर से ब्याह करना है जिसे देखते ही उसके तन मन में आग लग जाए। ये बात उसने कम से कम 5 बार तो कही ही है, इसलिए इस मैटर को सीरियस समझा जाए। उसे बचपन से उम्मीद थी कि देवरा के बेटे वारा में ये आग होगी, मगर वो तो फायर नहीं फ्लावर है। फिल्म के सब प्लॉट से लव स्टोरी की उम्मीद थी, लेकिन डायरेक्टर इसमें लव और स्टोरी दोनों डालना भूल गए। और हाँ, फिल्म में जाह्नवी कपूर भी हैं। एक नहाने के सीन, एक गाने और 2-3 हंसी मजाक वाले सीन के लिए उससे ज्यादा उनसे इस तरह की फिल्मों में किसी को कोई उम्मीद भी नहीं रही होगी। यहाँ ध्यान यह रखना है कि यहाँ दरनया जानवू के पास श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट और रश्मिका मंदाना के मना करने के बाद आया है। फिल्म देवरा पार्ट 1 मात खाती है अपनी कहानी, अपनी पटकथा और अपने संवादों से। फिल्म की कहानी घिसी पिटी, पटकथा बहुत कमजोर और संवादों में बनावटीपन झलकता है। निर्देशक कोटाला शिवा इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। न उनकी कहानी में नयापन है और न ही निर्देशन में। SS राजामौली से बुरी तरह प्रभावित दिखने वाले कोटाला शिवा ने जूनियर एनटीआर को कैसा बाहुबली बनाने की कोशिश करके ही बड़ी गलती कर दी है। शार्क की नकेल कसने वाले शॉट थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। ये भारत में ही हो सकता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले शॉट्स में पर्दे पर CGI भी लिखना पड़ता है। कॉमेडी के 1-2 सीन भी ठीक ठाक है, लेकिन बाकी समय फिल्म बहुत बोर करती चलती है। कोटाला शिवा के अपने निर्देशन में पूरी तरह चूक जाने का ये नतीजा है कि फिल्म देवरा पार्ट 1 अपने साबू सिरिल जैसे दिग्गज कला निर्देशक, A श्रीकर प्रसाद जैसे काबिल संपादक, R रत्नावेलु जैसे कल्पनाशील सिनेमेटोग्राफर और अनिरुद्ध रविचंद्र जैसे लोकप्रिय संगीतकार सब मिलकर भी कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाए। गन फिल्म की कहानी बहुत खास नहीं है। बंदरगाहों की तरफ जाने वाले पानी के जहाज समंदर के जिस रास्ते से गुजरते हैं, वहां तट पर स्थित एक पहाड़ पर बसे 4 गांवों की यह कहानी है। हर गांव एक अलग कला में निपुण रहा है। पहले वो इलाके के राजा की रक्षा करते थे,
फिर अंग्रेजों को भागने के बाद जन्मी पाई कि लोग समंदर से निकलने वाले जहाजों से तस्करी का माल निकालने लगे। ये कहानी इन समुद्री लुटेरों, उनके परिवारों और इन गांवों की आपसी सियासत की है। पुलिस की मदद से चलने वाले अवैध हथियारों की तस्करी वाले एक गिरोह की मदद करते करते देवरा को एक दिन समझ आता है कि जिन हथियारों की तस्करी में वो मदद करता रहा, वे हथियार ही उसके गांव का सुख लूट रहे हैं। उसको अक्ल आती है, लेकिन उसके साथियों को नहीं। इस विरोधी गुट का लीडर भैरा है। देवरा और भैरा की दुश्मनी बढ़ती है। देवरा को मारने की योजना बनती है। सबको मारने के बाद एक दिन देवरा लापता हो जाता है। उसका बेटा वरा इंटरवल के बाद की कहानी आगे बढ़ाता है। झलक दिखाने भर को उसकी प्रेमिका थंगम भी है। कहानी आज के समय से शुरू होती है, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एक खास दस्ते को घोषित आतंकवादी को पकड़ने की मुहिम शुरू करती है। फिल्म देवरा पार्ट 1 अपनी सीक्वल के लिए गुंजाइश छोड़कर खत्म नहीं पाती है, लेकिन जैसी यह 90 की 70 मिनट की फिल्म बनी है, देवरा ने कुछ मांगा तो समझो कह दिया, और कह दिया तो देवरा ने जूनियर एनटीआर का यह डायलॉग दर्शकों के दिलों में गूंज रहा है। उन्होंने एक बार फिर दर्शकों से प्यार मांगा है और उन्हें यकीनन ये प्यार मिलेगा। RRR के बाद जूनियर एनटीआर ने धमाकेदार वापसी की है। उनके फैंस के लिए ये फिल्म एक जबरदस्त तोहफा है और साउथ में ये फिल्म जरूर धूम मचाएगी। ये कहानी समंदर और समंदर किनारे बसे 4 गांवों की है, जहां के लोग तस्करों के लिए समंदर से उनका माल निकालते हैं। इन्हीं में है देवरा यानी जूनियर एनटीआर और भैरा यानी सैफ अली खान। लेकिन जब देवरा को पता चलता है कि इस सामान में अवैध होकर चलता हथियार है, तो वह सबको ये काम करने से रोकता है और समंदर का रक्षक बन जाता है। लेकिन भैरा को तो ये काम करना है और फिर शुरू होती है एक जंग। इसी जंग की कहानी देखने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। हालांकि अभी ये पार्ट 1 ही है, आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। देवरा पार्ट 1 ने अपनी एडवांस बुकिंग में ही 15 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए थे और 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। ब्लॉक सीट्स के साथ ये कलेक्शन 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अब देवरा पार्ट डन रिलीज हो चुकी है और फिल्म के ओपनिंग डे के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि जूनियर एनटीआर शानदार ओपनिंग लेने वाले हैं। सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक देवरा पार्ट 1 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। 5 भाषाओं तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज हुई इस फिल्म ने 4 बजे तक भारत में 370 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फाइनल डेटा रात तक आएगा, जिसमें कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। यनी देवरा फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। देवरा पार्ट 1 ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है। कोईमुई की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पहले दिन विदेशों में करीब 45 करोड़ रुपए कमा सकती है। कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की फिल्म वर्ल्ड वाइड 37 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है। मेन ट्विस्ट में खुद उलझ गई फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट देवरा के बेटे वारा के कैरेक्टर आर्क में होना था। उसका डरपोक लड़के से योद्धा हो जाना स्क्रीन पर तैयार कर आना चाहिए था, लेकिन फिल्म की राइटिंग में दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी शून्य हो गई है। कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्में कर चुके जूनियर एनटीआर की शक्तियों का यहाँ गलत इस्तेमाल हो गया है, वरना वो डरपोक वाले रोल में तगड़ा माहौल जमा सकते थे। देवरा में एक्शन सेट पीस जमकर हैं, लेकिन ये उस तरह का थ्रिल नहीं पैदा कर पाते जैसा कर सकते थे। ये फिल्म अपना पूरा वजन वीएफएक्स की लाठी के सहारे टिकाकर लड़खड़ा जाने का भी शिकार हुई है। एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा ग्राफिक है, इसलिए सिंथेटिक लगते हैं। इनमें वह अपील मिसिंग लगती है कि स्क्रीन पर देखकर आप बाओ बोल बैठे। डायरेक्टर कोटाला शिवा के विजन में दिक्कत नहीं है, उनके एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऊपर से फिल्म में कहीं भी वो इमोशनल ग्रेविटी नहीं दिखती कि जो एक्शन वाले मोमेंट्स के थ्रिल को ऊपर उठा सके, देवरा को ऊपर उठा सके। देवरा की पेसिंग में दिक्कत यह है कि ये एक ही स्पीड से भागती जा रही है। एक्शन और इमोशन के बीच वो हाई और लो पॉइंट ही नहीं है जो ऑडियंस को थ्रिल महसूस करवा सके, जिससे देखकर सिनेमाघरों में दर्शकों के मुंह से वार निकल जाए। फिल्म देवरा पार्ट 1 कुछ बाहुबली वंडर की तर्ज पर खत्म होती है और कटप्पा ने बाहुबली को किरदार रचने की कोशिश करती है, लेकिन इसी फिल्म का वर्तमान बहुत ठीक नहीं है। सीक्वल का भविष्य तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। फिल्म देवरा 2 घंटे 45 मिनट से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन अगर इसमें से जूनियर एनटीआर के हीरो वाले शॉट्स हटा दिए जाएं, तो शायद ये फिल्म आधी रह जाएगी। औसतन हर 3 मिनट में उत्साह हीरो पोज या स्लो मोशन शॉट जरूर है। इससे पहले कि आप इसे नेगेटिवली लें, 1 मिनट रुककर सोचते हैं कि ऑन स्क्रीन हीरो का हीरोइज्म क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जूनियर एनटीआर मास हीरो हैं और उनमें हीरो शब्द को वजन देने वाला हर एक गुण है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हीरो का हीरोइज्म उसके एक्ट और एक्शन में दिखना चाहिए। एक तगड़ा हीरो वही करता दिखना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से सबसे ऑब्वियस लगे, जो संभव हो, मगर कोई और वैसा करने की हिम्मत या इच्छा शक्ति नहीं रखता।
जैसे एरआर का वो सीन है जिसमें जूनियर एनटीआर जानवरों के साथ अंग्रेजों की छावनी पर हमला करते हैं। उसे देखकर लगता नहीं कि इसे देखने वालों को इसके सीक्वल को देखने में बहुत दिलचस्पी बनी रहेगी। जैसे प्रभास को राजामौली के साथ काम करने के साथ का उतारना पड़ा, वैसा ही कुछ यहाँ जूनियर एनटीआर के साथ होता दिख रहा है। एक बार पर्दे पर नजर आने के बाद डबल रोल में होने के चलते फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वह मौजूद हैं और उनका यह ओवरडोज फिल्म पर बहुत भारी है। साउथ सिनेमा के लिए जूनियर एनटीआर की कदकाठी ठीक लगती होगी, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शक यह फिल्म उनका करिश्मा देखने ही आए, जो फिल्म में कहीं इसके निर्देशक कोरटाला शिवा दिखा नहीं पाए। फिल्म देखते समय दर्शक हर सीन के पहले ही बताते रहते हैं कि अब यह होने वाला है, और फिल्म भी दर्शकों की इन टीका टिप्पणियों के साथ ही डूबती उतराती चलती है। सैफ अली खान का किरदार बहुत ही ज्यादा कमजोर लिखा गया है। विलेन जैसा कुछ उनके फिल्म में कराया ही नहीं गया कि वो कोई आतंक बने। मुरली शर्मा और अभिमन्यु सिंह अपने अपने खांचे वाले किरदार करते नजर आते हैं। प्रकाश राज को कोरटाला शिवा ने फिल्म का सूत्रधार बना दिया है। वह कहानी सुनाते चलते हैं और पक्यानी सुनागे चलती आती है। फिल्म के कुछ विजुअल बेहद शानदार हैं, जिसका श्रेय सिनेमेटोग्राफर रत्नवेलु को जाता है। फिल्म के गीत संगीत थिरकाने के लिए हैं। देवरा के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद कई सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं। उसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, जो अगले साल रिलीज होगा। तेलुगु सिनेमा में भगवानों के किरदार निभाकर दुनिया भर में लोकप्रिय हुए अभिनेता नंबूरी तारक रामाराव एनटीआर के पोते जूनियर एनटीआर 21वीं सदी में देवराद बनने की कोशिश में हैं। 6 साल हो गए हैं उन्हें बड़े पर्दे पर कोई सोलो फिल्म किए हुए। बाल कलाकार के रूप में बनी जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और जरामायणम के बाद कोई 33 साल पहले जूनियर एनटीआर ने एक डबल रोल वाली फिल्म नानी चूड़ाल नीच से ही बतौर हीरो डेब्यू किया था। फिल्म जयदेवरा पार्ट 1 में वह डबल रोल में, चूंकि इसका पोस्टर ही इसकी मुनादी कर चुका है, तो इसकी चर्चा करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल रोल वाली ये कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की 5वीं फिल्म है। बीच में एक फिल्म आई। निर्देशक बने कोरटाला शिवा की 2 साल पहले आई चिरंजीवी और रामचरण अभिनीत फ्लॉप फिल्म आचार्य के बाद ये अगली फिल्म है। फिल्म को लेकर तेलुगु सिनेमा में जूनियर एनटीआर के दिवसाने कारक रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी उत्साहजनक रही है। भैरा का मिशन देवरा को मारना है, जबकि देवरा का बेटा वरा जूनियर एनटीआर जवान हो चुका है, लेकिन वो पिता जैसा नहीं है। बाद में उसकी सच्चाई सामने आती है। मूल रूप से तेलुगु में बनी ये फिल्म हिंदी डब होकर प्रदर्शित हुई है। निर्देशक कोरटाला शिवा द्वारा लिखी कहानी और पटकथा का केंद्र बिंदु देवरा ही है। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और इमोशन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन भैरा, वरा, रायप्पा और मुर्गा के पात्रों को बेहतर तरीके से गढ़ने की आवश्यकता थी। फिल्म का पहला हिस्सा देवरा की ताकत, साहस और पराक्रम को स्थापित करने में ही व्यतीत हो गया है। फिल्म में देवरा की डॉल्फिन मछली की तरह पानी से निकलते हुए एंट्री रोमांचक है। चूंकि फिल्म गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां पर शस्त्रों को गांववासी अपना भगवान मानते हैं, तो जूनियर एनटीआर को खास तौर पर डिजाइन किए गए हथियारों से एक्शन और डांस करने का भरपूर मौका मिला है। एक्शन करते हुए वो जंजते हो, बीच की लड़ाई भी रोमांचक है। हालांकि उस दौरान औरतों और बच्चों को वहां से क्यों हटा दिया जाता है, ये समझ से परे है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी नहीं जिसे महिलाएं देखने में सक्षम नहीं। इंटरवल के बाद कहानी लेखन स्तर पर लड़खड़ाती है। कुछ दृश्य जबरन खींचे हुए लगते हैं। वरा और थंगा जानफानवी कपूर के बीच गाना अनावश्यक लगता है। हालांकि फिल्म की डाउनवर्ड स्लाइड को एक खूनी फिनाले द्वारा बचाया जाता है, जो भारतीय सिनेमा इतिहास में एक 2 भाग वाली फिल्म द्वारा पूछे गए सबसे बड़े सवाल का पुनः फ्रेम सलका पिक्चर सब बड़े साथ समाप्त होता है। भले ही उत्तर का वादा पर्याप्त आकर्षक न हो, मैं फिर भी सीक्वल के लिए वापस आऊंगा, क्योंकि यही सुपरस्टार फिल्मों के बारे में है। ये लोगों को सीटों पर बिठाता है, चाहे कुछ भी हो। और उस मोर्चे पर जूनियर एनटीआर, जो 6 साल बाद एकल नायक के रूप में बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक के रूप में अपनी साख को फिर से स्थापित करते हैं। देव आभा वास्तव में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल के साथ खत्म हुई फिल्म बाहुबली द बिगनिंग ने अपने अगले बड़े भाग को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी थी। अब 2 भागों में बनी देवरा पार्ट 1 में भी कुछ ऐसा ही क्लाइमैक्स रखने की कोशिश की गई है। आखिर बेटे ने अपने पिता को क्यों मिटा को, लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते देवरा के लेखक और निर्देशक कोरटाला शिवा की कहानी थोड़ी लड़खड़ा जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवरा की दुनिया को इन अंडरवर्ल्ड सदस्यों की जरूरत है, क्योंकि पार्ट 1 एक ठोस विलन की कमी से ग्रस्त है। सैफ अली खान का भैरा खतरनाक दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उसे छोटा कर दिया जाता है। उनका प्रदर्शन और उपस्थिति आधा काम करती है, लेकिन लेखन कमजोर पड़ जाता है। यही हाल जाह्नवी कपूर का भी है, जो अपने बड़े साउथ सिनेमा डेब्यू में एक पूरी तरह से उबाऊ रोमांस एंगल का हिस्सा है।
जो कहानी में कुछ भी नहीं जोड़ता, एक यादृच्छिक परिचय जो उन्हें ग्लैमरस दिखाने का बहाना है, एक गाना जो उन्हें और भी ग्लैमरस दिखाने का बहाना है, 2 कॉमेडी सीन जो इन बहानों की ओर ले जाते हैं और फिर थंगम गायब हो जाती है। थंगम के बचपन के संस्करण का लेखन बहुत अधिक जीवंत और प्रतिबद्ध था, जो कि थंगम के वर्तमान संस्करण में नहीं है। इस सब को एक साथ बांधने का काम अनिरुद्ध रविचंद्र का मासी बैकग्राउंड न करवानी सो, जो देवरा की पहले से ही विशिष्ट दुनिया में एक अनूठी परत जोड़ता है। ये वही दुनिया है जो फिल्म का केंद्र है, क्योंकि निर्माता अपनी विचित्र दृष्टि में बहुत अधिक विश्वास दिखाते हैं। हाँ, नायक पानी से बाहर कूदता है जैसे उसके पैर जेटस्की से जुड़े के, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। जूनियर एनटीआर की फिल्म बहुत मजबूत शुरुआत करती है, केवल एक विस्तारित डाउनवर्ड स्लाइड का सामना करने के लिए, जिसे अंततः एक ट्यूली फिनाले द्वारा बचाया जाखी, जो समान भागों में आकर्षक और विचित्र है। निर्देशक कोराटाला शिवा जानते हैं कि अपने नायकों को कैसे ऊंचा उठाना है। अपने फिल्मोग्राफी के दौरान उन्होंने उन्हें सितारे, सुपरस्टार और यहाँ तक कि डेमीगॉड्स बना दिया है। देवरा में वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और अपने नायक को पौराणिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यह मदद करता है कि ये जूनियर एनटीआर हैं जो शीर्षक भूमिका निभाते हैं, और उनका शांत स्वभाव पूरी तरह से उग्र अवतार को बढ़ाता है। हमें एक ऐसा नायक देता है जो सिर्फ काल्पनिक नहीं है, वो एक मिथक है। शिवा 2 फिल्मों के माध्यम से मिथक को स्पष्ट करते हैं, न कि केवल एक के माध्यम से। और यही वो जगह है जहां फिल्म मूल रूप से एक नमकीन क्रैकर की तरह टुकड़की। देवरा को दूसरे भाग के कमजोर आधे हिस्से के जिज्ञासु मामले का बोझ उठाना पड़ता है। शिवा हमें लोगों, उनके विश्वासों, इतिहास और भविष्य से परिचित कराने में समय लेते हैं, और देवरा की एक आकर्षक खूनी लाल तस्वीर पेंट करते हैं। ये एक शानदार निर्माण है जो उनके पागलपन को एक विधि देता है, और क्यों देवरा इन खूनी पुरुषों के बीच एक भगवान है। हमें थंगम, जानवी कपूर और वारा के बीच एक उबाऊ और एक तरफा रोमांटिक ट्रैक भी प्रस्तुत किया गया है। वारा के छिपे हुए मकसद से लेकर क्लाइमैक्स में बेहद महाकाव्य संघर्ष तक फिल्म कहानी में बहुत कुछ पैक करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि चुने हुए उच्च बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करे। बहुत ज्यादा हमें देवरा और वारा के कुछ मास मोमेंट्स मिलते हैं जो जोरदार तालियों और प्रशंसा की गारंटी देते हैं। हालांकि ये फिल्म का भावनात्मक पहलू है जो आपका ध्यान खींचने में विफल रहता है। दृश्य रूप से देवरा आश्चर्यजनक, इसके लिए सिनेमेटोग्राफर रत्नवेल को धन्यवाद। सावधानी पूर्वक चुने गए नीले और लाल रंग के टोन पात्रों के मूड और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। देवरा की एक और मजबूत संपत्ति जूनियर एनटीआर का प्रदर्शन है। पिता और पुत्र दोनों की भूमिका निभाते हुए जूनियर एनटीआर देवरा की दुनिया में ऊंचे खड़े हैं। सैफ अली खान भी जूनियर एनटीआर की उपस्थिति से मेल खाते हैं और एक क्रूर विलन के रूप में एक विश्वसनीय चित्रण देते हैं। हालांकि जानवी कपूर का देवरा में केवल एक कैमियो है। उनका किरदार देवरा में कोई खास मूल्य नहीं जोड़ता। उम्मीद है कि वो दूसरे भाग में अपनी क्षमता साबित कर पाएंगी। सहायक पात्र, जिनमें प्रकाश राज, अजय और मुरली शर्मा शामिल हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। जूनियर एनटीआर, जिन्हें उनके फैंस प्यार से मैन ऑफ द मासेस कहते हैं, 6 साल बाद एक बार फिर सोलो लीड के रूप में लौट रहे हैं। इस बार उन्होंने निर्देशक कोराटाला शिवा की फिल्म देवरा, जो अब 2 भागों में बनेगी, को चुना हो भाग डुबलो। इसका एक पूरी पीढ़ी पर प्रभाव है। भय इस फिल्म की सबसे मजबूत भावना है, लेकिन इसे एक संगठित स्क्रिप्ट में कैसे बदला गया है, आइए जानते हैं। कहानी 1996 में सेट है, जहां एक पुलिस अधिकारी अजय और उनकी टीम अपराधियों दया और यथी की तलाश में है। उनकी जांच उन्हें सिंगप्पा, प्रकाश राज तक ले जाती है, जो एर्रासमुद्रम, रेड सी में रहते हैं, और देवरा, एनटीआर और भैरा सैफ अली खान की कहानी सुनाते हैं। 1997 दशक में करते हुए देवरा एक न्यायप्रिय व्यक्ति हो जो किसी की जान लेने से पहले 2 बार सोचते हैं, जबकि भैरा निर्दयी हैं और बिना हिचकिचाहट के मार डालते हैं। देवरा एक समूह के नेता हैं जो कार्गो जहाजों को लूटते हैं। उनके अनुबंध मुरली शर्मा से आते हैं। एक असाइनमेंट के दौरान देवरा को एहसास होता है कि वह एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कई निर्दोष लोगों की जान लेता है। जब वह लूटपाट बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं तो उन्हें भैरा और कुंजरा कलयारासन से विरोध का सामना करना पड़ता है। हालांकि रायप्पा श्रीकांत देवरा का साथ देते हैं, लेकिन जल्द ही भैरा और कुंजरा द्वारा ब्लैकमेल कर दिए जाते हैं। जूनियर एनटीआर, जिन्हें उनके फैंस प्यार से मैन ऑफ द मासेस कहते हैं, 6 साल बाद एक बार फिर सोलो लीड के रूप में लौट रहे हैं। इस बार उन्होंने निर्देशक कोराटाला शिवा की फिल्म देवरा, जो अब 2 भागों में बनेगी, को चुना हो भाग डुबलो। इसका एक पूरी पीढ़ी पर प्रभाव है। भय इस फिल्म की सबसे मजबूत भावना है, लेकिन इसे एक संगठित स्क्रिप्ट में कैसे बदला गया है, आइए जानते हैं। कहानी 1996 में सेट है, जहां एक पुलिस अधिकारी अजय और उनकी टीम अपराधियों दया और यथी की तलाश में है। उनकी जांच उन्हें सिंगप्पा, प्रकाश राज तक ले जाती है, जो एर्रासमुद्रम,
रेड सी में रहते हैं और देवरा, एनटीआर और भैरा हर भैरा सैफ अली खान की कहानी सुनाते हैं। 1997 दशक में करते हुए देवरा एक न्यायप्रिय व्यापी हो जो किसी की जान लेने से पहले 2 बार सोचते हैं, जबकि भैरा निर्दयी हैं और बिना हिचकिचाहट के मार डालते हैं। देवरा एक समूह के नेता हैं जो कार्गो जहाजों को लूटते हैं। उनके अनुबंध मुरुगा मुरलका मुरली शर्मा से आते हैं। एक असाइनमेंट के दौरान देवरा को एहसास होता है कि वह एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कई निर्दोष लोगों की जान लेता है। जब वह लूटपाट बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं तो उन्हें भैरा और कुंजरा कलयारासन से विरोध का सामना करना पड़ता है। हालांकि रायप्पा श्रीकांत देवरा का साथ देते हैं, लेकिन जल्द ही भैरा और कुंजरा द्वारा ब्लैकमेल कर दिए जाते हैं। देवरा पार्ट 1 ने अपनी एडवांस बुकिंग में ही 15 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए थे और 38 बेस करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। ब्लॉक सीट्स के साथ ये कलेक्शन 50 सीटिंग करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अब देवरा पार्ट डन रिलीज हो चुकी है और फिल्म के ओपनिंग डे के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि जूनियर एनटीआर शानदार ओपनिंग लेने वाले हैं। सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक देवरा पार्ट 1 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। 5 भाषाओं तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज हुई इस फिल्म ने 4 बजे तक भारत में 370 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फाइनल डेटा रात तक आएगा, जिसमें कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। यनी देवरा फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। देवरा पार्ट 1 ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है। कोईमुई की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पहले दिन विदेशों में करीब 45 करोड़ रुपए कमा सकती है। कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की फिल्म वर्ल्ड वाइड 137 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है, जिससे देखकर सिनेमाघरों में दर्शकों के मुंह से वार निकल जाए। फिल्म देवरा पार्ट 1 कुछ बाहुबली वंडा की तर्ज पर खत्म होती है और कटप्पा ने बाहुबली को किरदार रचने की कोशिश करती है, लेकिन इसी फिल्म का वर्तमान बहुत ठीक नहीं है। सीक्वल का भविष्य तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। फिल्म देवरा 2 घंटे 45 मिनट से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन अगर इसमें से जूनियर एनटीआर के हीरो वाले शॉट्स हटा दिए जाएं तो शायद ये फिल्म आधी रह जाएगी। औसतन हर 3 मिनट में उत्साह हीरो पोज या स्लो मोशन शॉट जरूर है। इससे पहले कि आप इसे नेगेटिवली लें, 1 मिनट रुककर सोचते हैं कि ऑन स्क्रीन हीरो का हीरोइज्म क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जूनियर एनटीआर मास हीरो हैं और उनमें हीरो शब्द को वजन देने वाला हर एक गुण है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हीरो का हीरोइज्म उसके एक्ट और एक्शन में दिखना चाहिए। एक तगड़ा हीरो वही करता दिखना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से सबसे ऑब्वियस लगे, जो संभव हो, मगर कोई और वैसा करने की हिम्मत या इच्छा शक्ति नहीं रखता। जैसे एरर का वो सीन है जिसमें जूनियर एनटीआर जानवरों के साथ अंग्रेजों की छावनी पर हमला करते हैं। फिल्म के कुछ विजुअल बेहद शानदार हैं, जिसका श्रेय सिनेमेटोग्राफर रत्नवेलु को जाता है। फिल्म के गीत संगीत थिरकाने के लिए हैं। देवरा के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद कई सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं। उसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, जो अगले साल रिलीज होगा। तेलुगु सिनेमा में भगवानों के किरदार निभाकर दुनिया भर में लोकप्रिय हुए अभिनेता नंबूरी तारक रामाराव एनटीआर के पोते जूनियर एनटीआर 21वीं सदी में देवराद बनने की कोशिश में हैं। 6 साल हो गए हैं उन्हें बड़े पर्दे पर कोई सोलो फिल्म किए हुए। बाल कलाकार के रूप में बनी जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और जरामायणम तक के बाद कोई 33 साल पहले जूनियर एनटीआर ने एक डबल रोल वाली फिल्म नानी चुड़ाल नीत से ही बतौर हीरो डेब्यू किया था। फिल्म जयदेवरा पार्ट 1 में वह डबल रोल में, चूंकि इसका पोस्टर ही इसकी मुनादी कर चुका है तो इसकी चर्चा करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल रोल वाली ये कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की 5वीं फिल्म है। बीच में एक फिल्म आई। निर्देशक बने कोरटाला शिवा की 2 साल पहले आई चिरंजीवी और रामचरण अभिनीत फ्लॉप फिल्म आचार्य के बाद ये अगली फिल्म है। फिल्म को लेकर तेलुगु सिनेमा में जूनियर एनटीआर के दिवसाने कारक रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी उत्साहजनक रही है। हालांकि फिल्म की डाउनवर्ड स्लाइड को एक खूनी फिनाले द्वारा बचाया जाता है, जो भारतीय सिनेमा इतिहास में एक 2 भाग वाली फिल्म द्वारा पूछे गए सबसे बड़े सवाल का पुनः फ्रेम सलका पिक्चर सब बड़े साथ समाप्त होता है। भले ही उत्तर का वादा पर्याप्त आकर्षक न हो, मैं फिर भी सीक्वल के लिए वापस आऊंगा, क्योंकि यही सुपरस्टार फिल्मों के बारे में है। ये लोगों को सीटों पर बिठाता है चाहे कुछ भी हो। और उस मोर्चे पर जूनियर एनटीआर जो 6 साल बाद एकल नायक के रूप में बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक के रूप में अपनी साख को फिर से स्थापित करते हैं। देव आभा वास्तव में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल के साथ खत्म हुई फिल्म बाहुबली द बिगनिंग ने अपने अगले बड़े भाग को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी थी। अब 2 भागों में बनी देवरा पार्ट 1 में भी कुछ ऐसा ही क्लाइमैक्स रखने की कोशिश की गई है। आखिर बेटे ने अपने पिता को क्यों मिटा को, लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते देवरा के लेखक और निर्देशक कोराटाला शिवा की कहानी थोड़ी लड़खड़ा जाती है। जूनियर एनटीआर की फिल्म बहुत मजबूत शुरुआत करती है,
केवल एक विस्तारित डाउनवर्ड स्लाइड का सामना करने के लिए, जिसे अंततः एक क्यूली फिनाले द्वारा बचाया जाती, जो समान भागों में आकर्षक और विचित्र है। निर्देशक कोराटाला शिवा जानते हैं कि अपने नायकों को कैसे ऊंचा उठाना है। अपने फिल्मोग्राफी के दौरान उन्होंने उन्हें सितारे, सुपरस्टार और यहाँ तक कि डेमीगॉड्स बना दिया है। देवरा में वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और अपने नायक को पौराणिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यह मदद करता है कि ये जूनियर एनटीआर हैं जो शीर्षक भूमिका निभाते हैं, और उनका शांत स्वभाव पूरी तरह से उग्र अवतार को बढ़ाता है, हमें एक ऐसा नायक देता है जो सिर्फ काल्पनिक नहीं है, वो है एक मिथक है। शिवा 2 फिल्मों के माध्यम से मिथक को स्पष्ट करते हैं, न कि केवल एक के माध्यम से, और यही वो जगह है जहां फिल्म मूल रूप से एक नमकीन क्रैकर की तरह टुकड़की। देवरा को दूसरे भाग के कमजोर आधे हिस्से के जिज्ञासु मामले का बोझ उठाना पड़ता है। शिवा हमें लोगों, उनके विश्वासों, इतिहास और भविष्य से परिचित कराने में समय लेते हैं, और देवरा की एक आकर्षक खूनी लाल तस्वीर पेंट करते हैं। ये एक शानदार निर्माण है जो उनके पागलपन को एक विधि देता है, और क्यों देवरा इन खूनी पुरुषों के बीच एक भगवान है। ये एक मसाला एंटरटेनर है जो जूनियर एनटीआर के फैंस को बहुत पसंद आएगी। फिल्म का एक्शन रॉ और जबरदस्त है। अंडर वाटर सीक्वेंस काफी अच्छे लगते हैं। फर्स्ट हाफ मजेदार है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ रही है और जानी पहचानी सी लगती है। लेकिन सेकेंड हाफ में ये शिकायत भी दूर हो जाती है। ट्विस्ट और टर्न आते हैं, और करीब 2 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म कहीं भी बोर नहीं करती। जब जूनियर एनटीआर स्क्रीन पर आते हैं, छा जाते हैं। एनटीआर और सैफ के सीन कमाल के हैं। साउथ की कई फिल्मों की तरह यहाँ भी गांव और गांवों से जुड़ी प्रथाओं को अहमियत दी गई है। कुल मिलाकर ये फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है जिसे एक बार बड़े आराम से देखा जा सकता है। गुण, एक्टिंग, जूनियर एनटीआर छाए हुए हैं। उनका एक्शन जबरदस्त है और वो कमाल के लग रहे हैं। आंखों से ही वो बहुत बार अपनी बात कह जाते हैं। एनटीआर के फैंस को उनका ये अवतार बहुत पसंद आएगा। सैफ अली खान भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसा गेटअप और रोल पहले भी कर चुके हैं और अब उन्हें यह और नहीं करना चाहिए। प्रकाश राज का काम अच्छा है। जाह्नवी कपूर को काफी कम स्क्रीन स्पेस मिला है, लेकिन जितना मिला है उसमें वो अच्छी लगती हैं। उम्मीद है कि सेकंड पार्ट में उनका रोल बड़ा होगा। श्रुति मराठे ने कुल मिलाकर RRR जैसी एपिक के बाद जूनियर एनटीआर को जैसी फॉलो अप फिल्म नहीं मिलनी चाहिए थी। देवरा वो नहीं है। फिल्म अगर चलती है तो इसमें पूरा क्रेडिट सिर्फ जूनियर एनटीआर के स्टारडम का होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में स्टारडम का होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में ऐसा कोई थ्रिलिंग आइडिया या नहीं डिलीवर नहीं करती। हालांकि एंड में पार्ट 2 के लिए एक बाहुबली नुमा ट्विस्ट जरूर छोड़ा गया है, मगर डायरेक्टर इसे भी हाइप करने में कमजोर रहे। फिर भी अगर आप जूनियर एनटीआर फैन हैं तो फिल्म को एंजॉय कर लेंगे। साउथ स्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। दर्शक लंबे समय से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म का ट्रेलर और कुछ गाने पहले ही रिलीज हो चुके थे, जिन्हें फैंस ने बहुत पसंद किया। अब 7 सितंबर को देवरा पार्ट 1 सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री कर ली है और कहा जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करने वाली है। और हाँ, फिल्म में जाह्नवी कपूर भी है। एक नहाने के सीन, एक गाने और 2-3 हंसी मजाक वाले सीन के लिए उससे ज्यादा उनसे इस तरह की फिल्मों में किसी को कोई उम्मीद भी नहीं रही होगी। यहाँ ध्यान यह रखना है कि यहाँ दरनया जानवू के पास श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट और रश्मिका मंदाना के मना करने के बाद आया है। फिल्म देवरा पार्ट 1 मात खाती है अपनी कहानी, अपनी पटकथा और अपने संवादों से। फिल्म की कहानी घिसी पिटी, पटकथा बहुत कमजोर और संवादों में बनावटीपन झलकता है। निर्देशक कोराटाला शिवा इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। न उनकी कहानी में नयापन है और न ही निर्देशन में। SS राजामौली से बुरी तरह प्रभावित दिखने वाले कोराटाला शिवा ने जूनियर एनटीआर को कैसा बाहुबली बनाने की कोशिश करके ही बड़ी गलती कर दी है। शार्क की नकेल कसने वाले शॉट थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। ये भारत में ही हो सकता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले शॉट्स में पर्दे पर CGI भी लिखना पड़ता है। कॉमेडी के 1-2 सीन भी ठीक ठाक है, लेकिन बाकी समय फिल्म बहुत बोर करती चलती है। कोराटाला शिवा के अपने निर्देशन में पूरी तरह चूक जाने का ये नतीजा है कि फिल्म देवरा पार्ट 1 में साबू सिरिल जैसे दिग्गज कला निर्देशक, A श्रीकर प्रसाद जैसे काबिल संपादक, R रत्नावेलु जैसे कल्पनाशील सिनेमेटोग्राफर और अनिरुद्ध रविचंद्र जैसे लोकप्रिय संगीतकार सब मिलकर भी कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाए। गण देवरा की तुलना में वरा का पात्र उतना उभर नहीं पाता और न ही उतना प्रभावशाली बन पाया है। फिल्म में 4 गांव के 4 मुखिया हैं, लेकिन सिर्फ देवरा और भैरा पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। ये पहलू भी खटकता है। कहानी साउथ जाती है, लेकिन हिंदी के संवादों में स्थानीयता का अभाव खटकता है। फिल्म की शुरुआत गैंगस्टर को ढूंढने से होती है, लेकिन वो पहलू कहानी में कहीं गुम हो गया है। फिल्म RRR की रिलीज के करीब 2 साल बाद देवरा में एक्शन अवतार में नजर आने जूनियर एनटीआर यहाँ पर पिता
और पुत्र की दोहरी भूमिका में है। देवरा की भूमिका में जूनियर एनटीआर जंचते हैं, लेकिन वरा की भूमिका में वह उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। इसकी एक वजह कमजोर लिखावट है। सैफ अली खान और जानवी कपूर ने देवरा से दक्षिण भारतीय फिल्म में पदार्पण किया है। सैफ भैरा के पात्र में जंचते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय पात्र होने का एहसास कहीं नहीं होता। जानवी कपूर यहाँ पर महज एक कामुकता भरे गाने और गिने चुने सीन के लिए हैं। सहयोगी भूमिका में आए श्रीकांत, मुरली शर्मा, अभिमन्यु सिंह और जरीना वहाब अपने पात्र के साथ न्याय करते हैं। इनके किरदारों को थोड़ा और विकसित करने की आवश्यकता थी। एक दृश्य है जहां नायक पानी से बाहर कूदता है जैसे उसके पैर जेटस्की से जुड़े हों, लेकिन इस बार उसने एक शार्क को लासो किया है और उसे जेटस्की के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लेखन में ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन डिजाइन, साबू सिरल और दृश्य दत्तक नोवेल में भी इतनी अधिक विश्वास है कि उग्र पानी में विस्तारित दृश्य कभी भी वर्णन के विस्तारित दृश्य कभी भी असंगत महसूस नहीं होते। ईमानदारी से कहूँ तो फिल्मों को 2 भागों में विभाजित करना एक दुर्लभता होनी चाहिए और हर दूसरी फिल्म में एक सामान्य घटना नहीं। ये फिल्म निर्माता को ढील देने के लिए मजबूर करता है और अनिवार्य रूप से ये दर्शकों को रनटाइम के विस्तारित हिस्सों के लिए असंबद्ध रखता है। पहले सीक्वल क्रेज के चरम पर फिल्में एक क्लिफहैंगर के साथ समाप्त होती थी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर पहला भाग हिट हो जाए तो संभावित दूसरे भाग के लिए दरवाजे बंद न हो। तो एक प्रकार का एपिलॉग होता है जो एक सीक्वल को छेड़ता है। अधिकतर ये फिल्में कभी नहीं बनती। हालांकि द्वंद्व क्रेज के साथ पहली फिल्म अनिवार्य रूप से केवल दूसरे भाग के लिए एक निर्माण के रूप में कार्य करती है और कई बार हमें पार्ट 2 के लिए 3 घंटे के ट्रेलर के माध्यम से बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि देवरा पूरी तरह से उस रास्ते पर नहीं जाती। ये उस रास्ते पर काफी देर तक भटकती है, जिससे ये एक भटकाव भरी गड़बड़ी बन जाती है। संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नाटकीय क्षणों को ऊंचा करता है, लेकिन गाने फिल्म में स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। देवरा पार्ट 1 एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है, जैसे एस राजामौली की बाहुबली ने किया था, लेकिन ये भी एक फिल्म है जो आपको ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या सभी महत्वाकांक्षी फिल्मों को 2 भागों की आवश्यकता होती है। एक्स पर लेते हुए जूनियर एनटीआर ने देवरा के निर्माताओं को फिल्म की रिलीज पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया। आपकी अविश्वसनीय प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हूँ। कोराटाला शिवा गरु, देवरा को इतनी आकर्षक ड्रामा और भावनात्मक अनुभव के साथ देखने के लिए धन्यवाद। मेरे भाई गणेरोध ऑफिशियल, आपका संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इस दुनिया को जीवंत बना दिया। मेरे निर्माताओं हरिकृष्ण कताव मेजन कोसाराजू गरु और सुधाकर मिक्किलेनेनी गरु को विशेष धन्यवाद, जो सबसे मजबूत स्तंभ रहे। कंड्रानावलुडॉप सर, नी सबसिरल सर, श्रीकार प्रसाद सर और हर तकनीशियन को उनके अद्भुत काम के लिए बहुत आभार। मेरे फैंस के लिए, देवरा के लिए आपकी उत्सव को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके प्यार के लिए हमेशा फानी रहूंगा। मुझे खुशी है कि आप इसे उतना ही आनंद ले रहे हैं जितना मैंने किया। मैंने कहा आप सभी का मनोरंजन कर रहने का वादा करता हूँ। देवरा ने कुछ मांगा तो समझो कह दिया, और कह दिया तो देवरा ने। जूनियर एनटीआर का यह डायलॉग दर्शकों के दिलों में गूंज रहा है। उन्होंने एक बार फिर दर्शकों से प्यार मांगा है और उन्हें यकीनन ये प्यार मिलेगा। लरारारास के बाद जूनियर एनटीआर ने धमाकेदार वापसी की है। उनके फैंस के लिए ये फिल्म एक जबरदस्त तोहफा है और साउथ में ये फिल्म जरूर धूम मचाएगी। यह कहानी समंदर और समंदर किनारे बसे 4 गांवों की है, जहां के लोग तस्करों के लिए समंदर से उनका माल निकालते हैं। इन्हीं में है देवरा यानी जूनियर एनटीआर और भैरा यानी सैफ अली खान। लेकिन जब देवरा को पता चलता है कि इस सामान में अवैध होकर चलता हथियार है, तो वह सबको ये काम करने से रोकता है और समंदर का रक्षक बन जाता है। लेकिन भैरा को तो ये काम करना है और फिर शुरू होती है एक जंग। इसी जंग की कहानी देखने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। हालांकि अभी ये पार्ट 1 ही है, आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। मेन ट्विस्ट में खुद उलझ गई फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट देवरा के बेटे वारा के कैरेक्टर आर्क में होना था। उसका डरपोक लड़के से योद्धा हो जाना स्क्रीन पर तैयार कर आना चाहिए था, लेकिन फिल्म की राइटिंग में दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी शून्य हो गई है। कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्में कर चुके जूनियर एनटीआर की शक्तियों का यहाँ गलत इस्तेमाल हो गया है, वरना वो डरपोक वाले रोल में एक तगड़ा माहौल जमा सकते थे। देवरा में एक्शन सेट पीस जमकर हैं, लेकिन ये उस तरह का थ्रिल नहीं पैदा कर पाते जैसा कर सकते थे। ये फिल्म अपना पूरा वजन वीएफएक्स की लाठी के सहारे टिकाकर लड़खड़ा जाने का भी शिकार हुई है। एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा ग्राफिक है, इसलिए सिंथेटिक लगते हैं। इनमें वह अपील मिसिंग लगती है कि स्क्रीन पर देखकर आप वाओ बोल बैठे। डायरेक्टर कोरटाला शिवा के विजन में दिक्कत नहीं है, उनके एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है।
ऊपर से फिल्म में कहीं भी वो इमोशनल ग्रेविटी नहीं दिखती कि जो एक्शन वाले मोमेंट मोमेंट्स के थ्रिल को ऊपर उठा सके, देवरा को ऊपर उठा सके। देवरा की पेसिंग में दिक्कत यह है कि ये एक ही स्पीड से भागती जा रही है। एक्शन और इमोशन के बीच वो हाई और लो पॉइंट ही नहीं है जो ऑडियंस को थ्रिल महसूस करवा सके। उसे देखकर लगता नहीं कि इसे देखने वालों को इसके सीक्वल को देखने में बहुत दिलचस्पी बनी रहेगी। जैसे प्रभास को राजामौली के साथ काम करने के साथ का उतारना पड़ा, वैसा ही कुछ यहाँ जूनियर एनटीआर के साथ होता दिख रहा है। एक बार पर्दे पर नजर आने के बाद डबल रोल में होने के चलते फिल्म के तकरीबन हर कोने के चलते फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वह मौजूद हैं और उनका यह ओवरडोज फिल्म पर बहुत भारी है। साउथ सिनेमा के लिए जूनियर एनटीआर की कदकाठी ठीक लगती होगी, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शक ये फिल्म उनका करिश्मा देखने हो दर्शक यह फिल्म उनका करिश्मा देखने ही आए, जो फिल्म में कहीं इसके निर्देशक कोरटाला शिवा दिखा नहीं पाए। फिल्म देखते समय दर्शक हर सीन के पहले ही बताते रहते हैं कि अब यह होने वाला है और फिल्म भी दर्शकों की इन टीका टिप्पणियों के साथ ही डूबती उतराती चलती है। सैफ अली खान का किरदार बहुत ही ज्यादा कमजोर लिखा गया है। विलेन जैसा कुछ उनके फिल्म में कराया ही नहीं गया कि वो कोई आतंक बने। मुरली शर्मा और मेकिहारा ही नहीं गया कि वो कोई आतंक बने। मुरली शर्मा और अभिमन्यु सिंह अपने अपने खांचे वाले किरदार करते नजर आते हैं। प्रकाश राज को कोरटाला शिवा ने फिल्म का सूत्रधार बना दिया है। वह कहानी सुनाते चलते हैं और पकयानी सुनागे चलती आती है। भैरा का मिशन देवरा को मारना है, जबकि देवरा का बेटा वरा जूनियर एनटीआर जवान हो चुका है, लेकिन वो पिता जैसा नहीं है। बाद में उसकी सच्चाई सामने आती है। मूल रूप से तेलुगु में बनी ये फिल्म हिंदी गब होकर प्रदर्शित हुई है। निर्देशक कोरटाला शिवा द्वारा लिखी कहानी और पटकथा का केंद्र बिंदु देवरा ही है। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और इमोशन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन भैरा, वरा, रायप्पा और मुर्गा के पात्रों को बेहतर तरीके से गढ़ने की आवश्यकता थी। फिल्म का पहला हिस्सा देवरा की ताकत, साहस और पराक्रम को स्थापित करने में ही व्यतीत हो गया है। फिल्म में देवरा की डॉल्फिन मछली की तरह पानी से निकलते हुए एंट्री रोमांचक है। चूंकि फिल्म गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां पर शस्त्रों को गांव वासी अपना भगवान मानते हैं, तो जूनियर एनटीआर को खास तौर पर डिजाइन किए गए हथियारों से एक्शन और डांस करने का भरपूर मौका मिला है। एक्शन करते हुए वो जंजते हो, बीच की लड़ाई भी रोमांचक है। हालांकि उस दौरान औरतों और बच्चों को वहां से क्यों हटा दिया जाता है, यह समझ से परे है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी नहीं जिसे महिलाएं देखने में सक्षम नहीं। इंटरवल के बाद कहानी लेखन स्तर पर लड़खड़ाती है। कुछ दृश्य जबरन खींचे हुए लगते हैं। वरा और थंगा जानवी कपूर के बीच गाना अनावश्यक लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवरा की दुनिया को इन अंडरवर्ल्ड सदस्यों की जरूरत है, क्योंकि पार्ट 1 एक ठोस विलन की कमी से ग्रस्त है। सैफ अली खान का भैरा खतरनाक दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उसे छोटा कर दिया जाता है। उनका प्रदर्शन और उपस्थिति आधा काम करती है, लेकिन लेखन कमजोर पड़ जाता है। यही हाल जाह्नवी कपूर का भी है, जो अपने बड़े साउथ सिनेमा डेब्यू में एक पूरी तरह से उबाऊ रोमांस एंगल का हिस्सा है, जो कहानी में कुछ भी नहीं जोड़ता। एक यादृच्छिक परिचय जो उन्हें ग्लैमरस दिखाने का बहाना है, एक गाना जो उन्हें और भी ग्लैमरस दिखाने का बहाना है, 2 कॉमेडी सीन जो इन बहानों की ओर ले जाते हैं, और फिर थंगम गायब हो जाती है। थंगम के बचपन के संस्करण का लेखन बहुत अधिक जीवंत और प्रतिबद्ध था, जो कि थंगम के वर्तमान संस्करण में नहीं है। इस सब को एक साथ बांधने का काम अनिरुद्ध रविचंद्र का मासी बैकग्राउंड न करवानी सो, जो देवरा की पहले से ही विशिष्ट दुनिया में एक अनूठी परत जोड़ता है। ये वही दुनिया है जो फिल्म का केंद्र है, क्योंकि निर्माता अपनी विचित्र दृष्टि में बहुत अधिक विश्वास दिखाते हैं। हाँ, नायक पानी से बाहर कूदता है जैसे उसके पैर जेटस्की से जुड़े के, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें थंगम, जाह्नवी कपूर और वारा के बीच एक उबाऊ और एक तरफा रोमांटिक ट्रैक भी प्रस्तुत किया गया है। वारा के छिपे हुए मकसद से लेकर क्लाइमैक्स में महाकाव्य संघर्ष तक फिल्म कहानी में बहुत कुछ पैक करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि चुने हुए उच्च बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करे। बहुत ज्यादा हमें देवरा और वारा के कुछ मास मोमेंट्स मिलते हैं, जो जोरदार तालियों और प्रशंसा की गारंटी देते हैं। हालांकि ये फिल्म का भावनात्मक पहलू है जो आपका ध्यान खींचने में विफल रहता है। दृश्य रूप से देवरा आश्चर्यजनक, इसके लिए सिनेमेटोग्राफर रत्नवेल को धन्यवाद। सावधानी पूर्वक चुने गए नीले और लाल रंग के टोन पात्रों के मूड और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। देवरा की एक और मजबूत संपत्ति जूनियर एनटीआर का प्रदर्शन है। पिता और पुत्र दोनों की भूमिका निभाते हुए जूनियर एनटीआर देवरा की दुनिया में ऊंचे खड़े हैं। सैफ अली खान भी जूनियर एनटीआर की उपस्थिति से मेल खाते हैं और एक क्रूर विलन के रूप में एक विश्वसनीय चित्रण देते हैं। हालांकि जाह्नवी कपूर का देवरा में केवल एक कैमियो है। उनका किरदार देवरा में कोई खास मूल्य नहीं जोड़ता। उम्मीद है कि वो दूसरे भाग में अपनी क्षमता साबित कर पाएंगी। सहायक पात्र, जिनमें प्रकाश राज, अजय और मुरली शर्मा शामिल हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं।
देवरा पार्ट डन न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है। कोई की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पहले दिन विदेशों में करीब 40 करोड़ रुपए कमा सकती है। कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की फिल्म वल्लदाई 33 करोड़ रुपए की ओपनिंग करोड़ की ओपनिंग कर सकती है, या न फर्स्ट डे इन फिल्मों के रिकॉर्ड टूटेंगे। अपनी दमदार ओपनिंग के साथ देवरा पार्ट डन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2024 की कई शानदार फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म अगर 100 करोड़ तो ये थलापति विजय की गोट गेजारी 2 करोड़ और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 करोड़ को पछाड़ सकती है। क्या आप भी इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हैं? लेकिन चूंकि देवरा के साथ और जूनियर एनटीआर के साथ भी मास अपील है, इसलिए नैतिकता तो करेक्ट रखनी पड़ेगी। भैरा अपने जैसों को साथ लेकर पुराना रूटीन शुरू करने लगता है तो देवरा बाकी 3 गांवों के उन लोगों को भी काट पीट के बराबर करने लगता है जो समंदर में उतरते हैं। अल्टत एक मिथ की तरह समंदर का रक्षक बन जाता है। 12 साल बाद उसका बेटा वारा वारा फिर से जूनियर एनटीआर तथा कथित रूप से एक डरपोक सेरा वनिया बन जाता है और उसे लगता है कि उसके पापा ने अपने पैशन के लिए फैमिली को पीछे छोड़ दिया, जबकि गांव वालों को लगता है कि वारा अपने पापा जैसा बड़ा नाम करेगा, बेटा देवरा का ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई कहाँ ही जानता है कि वारा की कहानी में ट्विस्ट है कहाँ। वारा के साथ ही उसकी बचपन की दोस्त थंगम जाह्नवी कपूर भी जवान हो चुकी है। थंगम की जिंदगी का एक ही मकसद है कि उसे ऐसे वीर से ब्याह करना है जिसे देखते ही उसके तन मन में आग लग जाए। ये बात उसने कम से कम 5 बार तो कही ही है, इसलिए इस मैटर को सीरियस समझा जाए। उसे बचपन से उम्मीद थी कि देवरा के बेटे वारा में ये आग होगी, मगर वो तो फायर नहीं फ्लावर है। फिल्म के सब प्लॉट से लव स्टोरी की उम्मीद थी, लेकिन डायरेक्टर इसमें लव और स्टोरी दोनों डालना भूल गए। फिल्म की कहानी बहुत खास नहीं है। बंदरगाहों की तरफ जाने वाले पानी के जहाज समंदर के जिस रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ तट पर स्थित एक पहाड़ पर बसे 4 गांवों की यह कहानी है। हर गांव एक अलग कला में निपुण रहा है। पहले वो इलाके के राजा की रक्षा करते थे, फिर अंग्रेजों को भागने के बाद जन्मी पालिए के लोग समंदर से निकलने वाले जहाजों से तस्करी का माल निकालने लगे। ये कहानी इन समुद्री लुटेरों, उनके परिवारों और इन गांवों की आपसी सियासत की है। पुलिस की मदद से चलने वाले अवैध हथियारों की तस्करी वाले एक गिरोह की मदद करते करते देवरा को एक दिन समझ आता है कि जिन हथियारों की तस्करी में वो मदद करता रहा, वे हथियार ही उसके गांव का सुख लूट रहे हैं। उसको अक्ल आती है, लेकिन उसके साथियों को नहीं। इस विरोधी गुट का लीडर भैरा है। देवरा और भैरा की दुश्मनी बढ़ती है। देवरा को मारने की योजना बनती है। सबको मारने के बाद एक दिन देवरा लापता हो जाता है। उसका बेटा वारा इंटरवल के बाद की कहानी आगे बढ़ाता है। झलक दिखाने भर को उसकी प्रेमिका थंगम भी है। कहानी आज के समय से शुरू होती है, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एक खास दस्ते को घोषित आतंकवादी को पकड़ने की मुहिम शुरू करती है। फिल्म देवरा पार्ट 1 अपनी सीक्वल के लिए गुंजाइश छोड़कर खत्म नहीं पाती है, लेकिन जैसी यह 90 की 70 मिनट की फिल्म बनी है। फिल्म में तस्कर मुर्गा मुरली शर्मा अवैध हथियारों की तस्करी समुद्र के जरिए करता है। लाल समुद्र के लोग मोटी रकम के बदले उसके लिए काम करते हैं। समुद्र तट का किनारे बसे 4 गांवों को लाल समुद्र कहा जाता है। पुलिस कर्मियों की मुलाकात सिंहप्पा प्रकाश राज से होती है, जो बताते हैं कि गांव वासियों ने ये काम बंद कर दिया है। इसके पीछे देवरा जूनियर एनटीआर का हाथ है। गांव के एक बच्चे की गोली से हत्या के बाद देवरा को गहरा आघात पहुंचता है। कहानी 1947 के दौर में सेट है। शुरुआत मुंबई में शीर्ष पुलिस कर्मियों, गृह मंत्री और रॉ मुखिया की बैठक के साथ होती है। देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि गैंगस्टर भाइयों दया और येती कुछ बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गांव रत्नागिरी पहुंचती है। देवरा मुर्गा की थी, बाकी लोगों को भी ये काम करने से रोक देता है। ये बात दूसरे गांव के मुखिया भैरा सैफ अली खान को रास नहीं आती। तिलमिलाया भैरा देवरा को मारने की साजिश रचता है, लेकिन दांव उल्टा पड़ता है। इसके बाद समुद्र में अपना खौफ बनाए रखने के लिए देवरा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। हमें पहाड़ों के बीच एक मछली पकड़ने वाले गांव से परिचित कराया जाता है, जहां लगभग गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा सेटअप है, जिसमें 4 अलग अलग कबीले सामंजस्यपूर्ण रूप से रहते हैं, फिर भी नाराजगी से भरे हुए हैं। उनके पास ये तय करने का लगभग ब्लैक पैंथर जैसा तरीका है कि हर साल हथियारों से भरे सिंहासन का रोलिंग ट्रॉफी कौन प्राप्त करता है। इसके विपरीत फिल्म का दूसरा भाग असंगत लगता है और कॉमेडी और रोमांस को शामिल करने के निर्माताओं के निर्णय के साथ कथा में दरारें और भी चौड़ी हो जाती है, जिसे एक किरकिरी एक्शन ड्रामा के रूप में स्थापित किया गया था। फिल्म 2 जूनियर एनटीआर, डीआर देवरा और उनके बेटे वारा के इर्द गिर्द घूमती है और देवरा की शुरुआत एक प्रोलॉग से होती है, जिसमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट
अंडरवर्ल्ड के 2 महत्वपूर्ण सदस्य जो छिपे हुए हैं और भारत की छवि को धूमिल करने के लिए एक आतंकवादी गतिविधि की योजना शामिल है। निर्देशक शिवा को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने इन संभावित विरोधियों की पहचान पार्ट 2 के लिए नहीं बताई। उम्मीद है कि वे एक बड़ा हिस्सा निभाएंगे, क्योंकि यही कारण है कि देवरा चोरी और ठगी की जिंदगी से हटकर देश के जिम्मेदार नागरिक बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नारायण और कोस्ट गार्ड के साथ का पूरा हिस्सा देवरा के साथ खूबसूरती से पकड़ता है, जो अपनी विरासत का फैसला करने और सार्वजनिक धारणा से बोझिल न होने के बारे में है। देवरा और भैरा के बीच क्या होता है और उनकी प्रतिद्वंद्विता कैसे खुलती है, यही कहानी का बाकी हिस्सा है। निर्देशक कोराटाला शिवा बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्म आचार्य के बाद वापसी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें देवरा पर लगा दी हैं। और जैसे ही हम देवना की दुनिया में, प्रिंस देवरा की दुनिया में प्रवेश करते हैं, हमें पता चलता है क्यों ये भव्य दृश्य रूप से आश्चर्यजनक और एक मजबूत भावना भय पर आधारित है। फिल्म भय के इर्द गिर्द घूमती है। देवरा निडर है, जबकि उनका बेटा वारा भयभीत है। देवरा की दुनिया विपरीत भावनाओं से भरी है। हालांकि कागज पर यह एक दिलचस्प प्लॉट बनाता है। कोराटाला शिवा ने एक पूर्वानुमेय कहानी पर टिके रहे, जो दर्शकों को भावनात्मक क्षणों में डूबने नहीं देती। देवरा पार्ट 1 में 2 घंटे और 57 मिनट के लंबे रन टाइम में बहुत कुछ हो रहा है। ये एर्रासमुद्रम और उसके लोगों सारगामो से संबंधित को दिखाता है, जो हथियारों को भगवान मानते हैं। हमें एक बैक स्टोरी मिलती है जो देवरा और भैरा के बीच के संबंध और प्रतिद्वंद्विता में प्रगति करती है। जब देवरा निर्वासन में जाते हैं तो हमें युवा वारा और उनकी भयभीत मानसिकता मिलती है। यही नहीं, कुल मिलाकर RRR जैसी एपिक के बाद जूनियर NTR को जैसी फॉलोअप फिल्म नहीं मिलनी चाहिए थी। देवरा वो नहीं है। फिल्म अगर चलती है तो इसमें पूरा क्रेडिट सिर्फ जूनियर NTR के स्टारडम का होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में स्टारडम का होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में ऐसा कोई थ्रिलिंग आइडिया या नहीं डिलीवर नहीं करती। हालांकि एंड में पार्ट 2 के लिए एक बाहुबली नुमा ट्विस्ट जरूर छोड़ा गया है, मगर डायरेक्टर इसे भी हाइप करने में कमजोर रहे। फिर भी अगर आप जूनियर NTR फैन हैं तो फिल्म को एंजॉय कर लेंगे। साउथ स्टार जूनियर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। दर्शक लंबे समय से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म का ट्रेलर और कुछ गाने पहले ही रिलीज हो चुके थे, जिन्हें फैंस ने बहुत पसंद किया। अब 7 सितंबर को देवरा पार्ट 1 सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री कर ली है और कहा जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करने वाली है। उसे देखकर लगता नहीं कि इसे देखने वालों को इसके सीक्वल को देखने में बहुत दिलचस्पी बनी रहेगी। जैसे प्रभास को राजामौली के साथ काम करने के साथ का उतारना पड़ा, वैसा ही कुछ यहाँ जूनियर NTR के साथ होता दिख रहा है। एक बार पर्दे पर नजर आने के बाद डबल रोल में होने के चलते फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वह मौजूद हैं और उनका यह ओवरडोज फिल्म पर बहुत भारी है। साउथ सिनेमा के लिए जूनियर NTR की कदकाठी ठीक लगती होगी, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शक यह फिल्म उनका करिश्मा देखने ही आए, जो फिल्म में कहीं इसके निर्देशक कोराटाला शिवा दिखा नहीं पाए। फिल्म देखते समय दर्शक हर सीन के पहले ही बताते रहते हैं कि अब यह होने वाला है, और फिल्म भी दर्शकों की इन टीका टिप्पणियों के साथ ही डूबती उतराती चलती है। सैफ अली खान का किरदार बहुत ही ज्यादा कमजोर लिखा गया है। विलेन जैसा कुछ उनके फिल्म में कराया ही नहीं गया कि वो कोई आतंक बने। मुरली शर्मा और अभिमन्यु सिंह अपने अपने खांचे वाले किरदार करते नजर आते हैं। प्रकाश राज को कोराटाला शिवा ने फिल्म का सूत्रधार बना दिया है। वह कहानी सुनाते चलते हैं और पकयानी सुनागे चलती आती है। फिल्म में तस्कर मुर्गा मुरली शर्मा अवैध हथियारों की तस्करी समुद्र के जरिए करता है। लाल समुद्र के लोग मोटी रकम के बदले उसके लिए काम करते हैं। समुद्र तट का किनारे बसे 4 गांव को लाल समुद्र कहा जाता है। पुलिसकर्मियों की मुलाकात सिंहप्पा प्रकाश राज से होती है, जो बताते हैं कि गांव वासियों ने ये काम बंद कर दिया है। इसके पीछे देवरा जूनियर NTR का हाथ है। गांव के एक बच्चे की गोली से हत्या के बाद देवरा को गहरा आघात पहुंचता है। कहानी 1947 के दौर में सेट है। शुरुआत मुंबई में शीर्ष पुलिसकर्मियों, गृह मंत्री और राव मुखिया की बैठक के साथ होती है। देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि गैंगस्टर भाइयों दया और येती कुछ बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गांव रत्नागिरी पहुंचती है। देवरा मुर्गा की थी, बाकी लोगों को भी ये काम करने से रोक देता है। ये बात दूसरे गांव के मुखिया भैरा सैफ अली खान को रास नहीं आती। तिलमिलाया भैरा देवरा को मारने की साजिश रचता है, लेकिन दांव उल्टा पड़ता है। इसके बाद समुद्र में अपना खौफ बनाए रखने के लिए देवरा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवरा की दुनिया को इन अंडरवर्ल्ड सदस्यों की जरूरत है, क्योंकि पार्ट 1 एक ठोस विलन की कमी से ग्रस्त है।
सैफ अली खान का बहरा खतरनाक दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उसे छोटा कर दिया जाता है। उनका प्रदर्शन और उपस्थिति आधा काम करती है, लेकिन लेखन कमजोर पड़ जाता है। यही हाल जाह्नवी कपूर का भी है, जो अपने बड़े साउथ सिनेमा डेब्यू में एक पूरी तरह से उबाऊ रोमांस एंगल का हिस्सा है, जो कहानी में कुछ भी नहीं जोड़ता। एक यादृच्छिक परिचय जो उन्हें ग्लैमरस दिखाने का बहाना है, एक गाना जो उन्हें और भी ग्लैमरस दिखाने का बहाना है, 2 कॉमेडी सीन जो इन बहानों की ओर ले जाते हैं, और फिर थंगम गायब हो जाती है। थंगम के बचपन के संस्करण का लेखन बहुत अधिक जीवंत और प्रतिबद्ध था, जो कि थंगम के वर्तमान संस्करण में नहीं है। इस सब को एक साथ बांधने का काम अनिरुद्ध रविचंद्र का मासी बैकग्राउंड न करवानी सो, जो देवरा की पहले से ही विशिष्ट दुनिया में एक अनूठी परत जोड़ता है। ये वही दुनिया है जो फिल्म का केंद्र है, क्योंकि निर्माता अपनी विचित्र दृष्टि में बहुत अधिक विश्वास दिखाते हैं। हाँ, नायक पानी से बाहर कूदता है जैसे उसके पैर जेटस्की से जुड़े के, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नाटकीय क्षणों को ऊंचा करता है, लेकिन गाने फिल्म में स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। देवरा पार्ट 1 एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है, जैसे एस राजामौली की बाहुबली ने किया था, लेकिन ये भी एक फिल्म है जो आपको ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या सभी महत्वाकांक्षी फिल्मों को 2 भागों की आवश्यकता होती है। एक्स पर लेते हुए जूनियर एनटीआर ने देवरा के निर्माताओं को फिल्म की रिलीज पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया। आपकी अविश्वसनीय प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हूँ। कोराटाला शिवा गरू, देवरा को इतनी आकर्षक ड्रामा और भावनात्मक अनुभव के साथ देखने के लिए धन्यवाद। मेरे भाई गणेरोध ऑफिशियल, आपका संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इस दुनिया को जीवंत बना दिया। मेरे निर्माताओं हरिकृष्ण कतावमजन कोसाराजू गरू और सुधाकर मिक्किलेनेनी गरू को विशेष धन्यवाद, जो सबसे मजबूत स्तंभ रहे। कंड्रानावलुडॉप सर, नी सबसिरल सर, अंग श्रीकार प्रसाद सर और हर तकनीशियन को उनके अद्भुत काम के लिए बहुत आभार। मेरे फैंस के लिए, देवरा के लिए आपकी उत्सव को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके प्यार के लिए हमेशा फानी रहूंगा। मुझे खुशी है कि आप इसे उतना ही आनंद ले रहे हैं जितना मैंने किया। मैंने कहा आप सभी का मनोरंजन कर रहने का वादा करता हूँ। जूनियर एनटीआर, जिन्हें उनके फैंस प्यार से मैन ऑफ द मासेस कहते हैं, 6 साल बाद एक बार फिर सोलो लीड के रूप में लौट रहे हैं। इस बार उन्होंने निर्देशक कोराटाला शिवा की फिल्म देवरा, जो अब 2 भागों में बनेगी, को चुना हो भाग्य में। इसका एक पूरी पीढ़ी पर प्रभाव है। भय इस फिल्म की सबसे मजबूत भावना है, लेकिन इसे एक संगठित स्क्रिप्ट स्ट्रिपर में कैसे बदला गया है, आइए जानते हैं। कहानी 1996 में सेट है, जहां एक पुलिस अधिकारी अजय और उनकी टीम अपराधियों दया और यथी की तलाश में है। उनकी जांच उन्हें सिंगप्पा प्रकाश राज तक ले जाती है, जो एर्रासमुद्रम रेड सी में रहते हैं, और देवरा एनटीआर और भैरा सैफ अली खान की कहानी सुनाते हैं। 1997 दशक में करते हुए देवरा एक न्यायप्रिय व्यक्ति हो जो किसी की जान लेने से पहले 2 बार सोचते हैं, जबकि भैरा निर्दयी हैं और बिना हिचकिचाहट के मार डालते हैं। देवरा एक समूह के नेता हैं जो कार्गो जहाजों को लूटते हैं। उनके अनुबंध मुरली शर्मा से आते हैं। एक असाइनमेंट के दौरान देवरा को एहसास होता है कि वह एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कई निर्दोष लोगों की जान लेता है। जब वह लूटपाट बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं तो उन्हें भैरा और कुंजरा कलयारासन से विरोध का सामना करना पड़ता है। हालांकि रायप्पा श्रीकांत देवरा का साथ देते हैं, लेकिन जल्द ही भैरा और कुंजरा द्वारा ब्लैकमेल कर दिए जाते हैं। देवरा पार्ट डन न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है। कोईमुई की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पहले दिन विदेशों में करीब 40 करोड़ रुपए कमा सकती है। कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की फिल्म वल्लदाई 33 करोड़ रुपए की करोड़ बाय की ओपनिंग कर सकती है, या न फर्स्ट डे इन फिल्मों के रिकॉर्ड टूटेंगे। अपनी दमदार ओपनिंग के साथ देवरा पार्ट डन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2024 की कई शानदार फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म अगर 100 करोड़ तो ये थलापति विजय की गोट गेजारे 2 करोड़ और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 करोड़ को पछाड़ सकती है। क्या आप भी इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हैं? मेन ट्विस्ट में खुद उलझ गई फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट देवरा के बेटे वारा के कैरेक्टर आर्क में होना था। उसका डरपोक लड़के से योद्धा हो जाना स्क्रीन पर तैयार कर आना चाहिए था, लेकिन फिल्म की राइटिंग में दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी शून्य हो गई है। कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्में कर चुके जूनियर एनटीआर की शक्तियों का यहाँ गलत इस्तेमाल हो गया है, वरना वो डरपोक वाले रोल में तगड़ा माहौल जमा सकते थे। देवरा में एक्शन सेट पीस जमकर है, लेकिन ये उस तरह का थ्रिल नहीं पैदा कर पाते जैसा कर सकते थे। ये फिल्म अपना पूरा वजन वीएफएक्स की लाठी के सहारे टिकाकर लड़खड़ा जाने का भी शिकार हुई है। एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा ग्राफिक हैं, इसलिए सिंथेटिक लगते हैं। इनमें वह अपील मिसिंग लगती है कि स्क्रीन पर देखकर आप वाओ बोल बैठे। डायरेक्टर कोराटाला शिवा के विजन में दिक्कत नहीं है, उनके एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है।
ऊपर से फिल्म में कहीं भी वो इमोशनल ग्रेविटी नहीं दिखती कि जो एक्शन वाले मोमेंटेड मोमेंट्स के थ्रिल को ऊपर उठा सके, देवरा को ऊपर उठा सके। देवरा की पेसिंग में दिक्कत यह है कि ये एक ही स्पीड से भागती जा रही है। एक्शन और इमोशन के बीच वो हाई और लो पॉइंट ही नहीं है जो ऑडियंस को थ्रिल महसूस करवा सके। और हाँ, फिल्म में जाह्नवी कपूर भी है। एक नहाने के सीन, एक गाने और 2-3 हंसी मजाक वाले सीन के लिए उससे ज्यादा उनसे इस तरह की फिल्मों में किसी को कोई उम्मीद भी नहीं रही होगी। यहाँ ध्यान यह रखना है कि यहाँ दरनया जानवू के पास श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट और रश्मिका मंदाना के मना करने के बाद आया है। फिल्म देवरा पार्ट 1 मात खाती है अपनी कहानी, अपनी पटकथा और अपने संवादों से। फिल्म की कहानी घिसी पिटी, पटकथा बहुत कमजोर और संवादों में बनावटीपन झलकता है। निर्देशक कोरटाला शिवा इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। न उनकी कहानी में नयापन है और न ही निर्देशन में। एस राजामौली से बुरी तरह प्रभावित दिखने वाले कोरटाला शिवा ने जूनियर एनटीआर को कैसा बाहुबली में बनाने की कोशिश करके ही बड़ी गलती कर दी है। शार्क की नकेल कसने वाले शॉट थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। ये भारत में ही हो सकता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले शॉट्स में पर्दे पर CGI भी लिखना पड़ता है। कॉमेडी के 1-2 सीन भी ठीक ठाक है, लेकिन बाकी समय फिल्म बहुत बोर करती चलती है। कोरटाला शिवा के अपने निर्देशन में पूरी तरह चूक जाने का ये नतीजा है कि फिल्म देवरा पार्ट 1 में साबू सिरिल जैसे दिग्गज कला निर्देशक, ए श्रीकर प्रसाद जैसे काबिल संपादक, आर रत्नावेलु जैसे कल्पनाशील सिनेमेटोग्राफर और अनिरुद्ध रविचंद्र जैसे लोकप्रिय संगीतकार सब मिलकर भी कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाए। गन फिल्म के कुछ विजुअल बेहद शानदार हैं, जिसका श्रेय सिनेमेटोग्राफर रत्नवेलु को जाता है। फिल्म के गीत संगीत थिरकाने के लिए हैं। देवरा के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद कई सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं। उसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, जो अगले साल रिलीज होगा। तेलुगु सिनेमा में भगवानों के किरदार निभाकर दुनिया भर में लोकप्रिय हुए अभिनेता नंबूरी तारक रामाराव NTR के पोते जूनियर NTR 21वीं सदी में देवरा बनने की कोशिश में हैं। 6 साल हो गए हैं उन्हें बड़े पर्दे पर कोई सोलो फिल्म किए हुए। बाल कलाकार के रूप में बनी जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और जरामायणम तक के बाद कोई 33 साल पहले जूनियर NTR ने एक डबल रोल वाली फिल्म नानी चूड़ाल नीच से ही बतौर हीरो डेब्यू किया था। फिल्म जयदेवरा पार्ट 1 में एक नई बेहद डबल रोल में, चूंकि इसका पोस्टर ही इसकी मुनादी कर चुका है तो इसकी चर्चा करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल रोल वाली ये कुल मिलाकर जूनियर NTR की 5वीं फिल्म है। बीच में एक फिल्म निर्देशक बने कोरटाला शिवा की 2 साल पहले आई चिरंजीवी और रामचरण अभिनीत फ्लॉप फिल्म आचार्य के बाद ये अगली फिल्म है। फिल्म को लेकर तेलुगु सिनेमा में जूनियर NTR के दिवसाने कारक रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी उत्साहजनक रही है। एक दृश्य है जहां नायक पानी से बाहर कूदता है जैसे उसके पैर जेटस्की से जुड़े हों, लेकिन इस बार उसने एक शार्क को लासो किया है और उसे जेटस्की के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लेखन में ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन डिजाइन, साबू सिरिल और दृश्य ऋत्विक नोवेल में भी इतनी अधिक विश्वास है कि उग्र पानी में विस्तारित दृश्य कभी भी वर्णन के विस्तारित दृश्य कभी भी असंगत महसूस नहीं होते। ईमानदारी से कहूँ तो फिल्मों को 2 भागों में विभाजित करना एक दुर्लभता होनी चाहिए और हर दूसरी फिल्म में एक सामान्य घटना नहीं। ये फिल्म निर्माता को ढील देने के लिए मजबूर करता है और अनिवार्य रूप से ये दर्शकों को रनटाइम के विस्तारित हिस्सों के लिए असंबद्ध रखता है। पहले सीक्वल क्रेज के चरम पर फिल्में एक क्लिफहैंगर के साथ समाप्त होती थी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर पहला भाग हिट हो जाए तो संभावित दूसरे भाग के लिए दरवाजे बंद न हो। तो एक प्रकार का एपिलॉग होता है जो एक सीक्वल को छेड़ता है। अधिकतर ये फिल्में कभी नहीं बनती। हालांकि द्वंद्व क्रेज के साथ पहली फिल्म अनिवार्य रूप से केवल दूसरे भाग के लिए एक निर्माण के रूप में कार्य करती है और कई बार हमें पार्ट 2 के लिए 3 घंटे के ट्रेलर के माध्यम से बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि देवरा पूरी तरह से उस रास्ते पर नहीं जाती। ये उस रास्ते पर काफी देर तक भटकती है जिससे ये एक भटकाव भरी गड़बड़ी बन जाती है। हमें थंगम, जाह्नवी कपूर और वारा के बीच एक उबाऊ और एक तरफा रोमांटिक ट्रैक भी प्रस्तुत किया गया है। वारा के छिपे हुए मकसद से लेकर क्लाइमैक्स में बेहद महाकाव्य संघर्ष तक फिल्म कहानी में बहुत कुछ पैक करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि चुने हुए उच्च बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करे। बहुत ज्यादा हमें देवरा और वारा के कुछ मास मोमेंट्स मिलते हैं जो जोरदार तालियों और प्रशंसा की गारंटी देते हैं। हालांकि ये फिल्म का भावनात्मक पहलू है जो आपका ध्यान खींचने में विफल रहता है। दृश्य रूप से देवरा आश्चर्यजनक, इसके लिए सिनेमेटोग्राफर रत्नवेल को धन्यवाद। सावधानी पूर्वक चुने गए नीले और लाल रंग के टोन पात्रों के मूड और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। देवरा की एक और मजबूत संपत्ति जूनियर NTR का प्रदर्शन है। पिता और पुत्र दोनों की भूमिका निभाते हुए जूनियर NTR देवरा की दुनिया में ऊंचे खड़े हैं। सैफ अली खान भी जूनियर NTR की उपस्थिति से मेल खाते हैं और एक क्रूर विलन के रूप में एक विश्वसनीय चित्रण देते हैं। हालांकि जाह्नवी कपूर का देवरा में केवल एक कैमियो है,
उनका किरदार देवरा में कोई खास मूल्य नहीं जोड़ता। उम्मीद है कि वो दूसरे भाग में अपनी क्षमता साबित कर पाएंगी। सहायक पात्र, जिनमें प्रकाश राज, अजय और मुरली शर्मा शामिल हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं।